हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। तो सबसे पहले बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक अगर पूछा जाए तो मुर्शीद कुली खान था। पहला नवाब अगर पूछा जाए तो मुर्शीद कुली खान था और इसको जो है 1717 में फर्रुखसियर ने पहले बंगाल का सूबेदार बनाया था। फिर धीरे धीरे इसने बंगाल में बहुत से काम किए और अपना राज्य एक स्थापित कर लिया, एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तो पहला नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खान। इसके जो काम है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसने बंगाल में जो शासक का पद था उसको वंशानुगत बना दिया, मतलब इसके जो ये जिसे चाहेगा वही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। इसके बाद राजस्व सुधार किए, छोटे जो बिचौलिए जमींदार थे उनका अंत किया और जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्हीं को केवल सपोर्ट किया। इसके अलावा किसानों के लिए एक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई थी जिसका नाम होता था तकावी ऋण। पूछा जा सकता है तकावी ऋण का संबंध किससे है? तो मुर्शीद कुली खान से। आगे बात करते हैं। अब मुर्शीद कुली खान के टाइम पे 3 विद्रोह हुए थे, फेमस विद्रोह। पहला विद्रोह था सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद का। दूसरा था सुजात खां का। तीसरा था नजात खां का। ये सुजात खां नजात खां कई बार पूछे जा चुके हैं, आईएएस तक के पेपर में ये क्वेश्चन आता है। तो ये याद रखिएगा किसके टाइम पे ये विद्रोह हुए थे। अब मुर्शीद कुली खान के बाद जो अगला नवाब हमें पढ़ना है इसका क्रम भी याद रखना है। पहला था मुर्शीद कुली खान, अगला यहाँ पर सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन जो कि 1727 से 1739 तक था। यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दूसरा नवाब सुजाउद्दीन था, ये याद रखना है। और ये मुर्शीद कुली खान का दामाद था। ये मुर्शीद कुली खान का दामाद था सुजाउद्दीन। और इसके टाइम पे कुछ स्वार्थी लोग थे जिन्होंने इससे दगा किया। इनमें ये नाम पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें प्रमुख था राय रायन, जगत सेठ, हाजी मोहम्मद और अली वर्दी खान। ये अली वर्दी खान जो था सबसे बड़ा विरोधी था सुजाउद्दीन का और बाद में नवाब भी बनता है। लेकिन सुजाउद्दीन के बाद कौन नवाब बनता है? तो इसी का बेटा, सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खान। 1 साल के लिए 1739 से 1740 तक सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खान जो है नवाब बनता है। और इसके बाद इसी के टाइम पे सरफराज खां के टाइम पे जो ये अली वर्दी खान था जो कि सुजाउद्दीन का भी दुश्मन था, वो इसके बेटे का सरफराज खां का भी दुश्मन बनता है और अली वर्दी खां का विद्रोह हो जाता है सरफराज खान के टाइम पे। तो सरफराज खान के टाइम पे जो अली वर्दी का विद्रोह होता है उसमें एक युद्ध होता है जिसका नाम है गिरिया का युद्ध। 1740 में हुआ था और इसमें अली वर्दी खान ने, जो विद्रोही था, उसने सरफराज खान जो नवाब था उसको मार डाला। तो इस तरह से अली वर्दी खान राजा बन जाता है। तो अली वर्दी खान कहाँ से प्रभावी हुआ था? सुजाउद्दीन से प्रभावी हुआ था। ये उसी टाइम पे ये दुष्ट बना था, मतलब दुष्टता इसकी आ गई थी उसी टाइम पे। लेकिन बाद में इसके बेटे को मार देता है जब ये नवाब बनता है और बाद में खुद ये नवाब बन जाता है। तो सरफराज खान के तुरंत बाद अली वर्दी खान जो है नवाब बन जाता है बंगाल का 1740 से 1756 तक के लिए। सरफराज खान केवल 1 साल के लिए बना था, अली वर्दी खान काफ़ी टाइम के लिए बना है। और उसने ये जो पद प्राप्त किया था नवाब का पद अली वर्दी खान ने, वो मुगल बादशाह से उसको थोड़ा सहयोग मिला था। मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह रंगीला था उस टाइम पे, उसको अली वर्दी खान ने 2 करोड़ का घूस देके ये जो पद था नवाब का पद उसे प्राप्त किया था। क्योंकि उस टाइम तक जो नवाब थे, बंगाल के नवाब, वो कर देते थे, राजस्व देते थे मुगल बादशाह को। मुगल बादशाह जो एक मेन होता था उसको राजस्व भेजा जाता था बंगाल की तरफ से। तो 2 करोड़ का घूस देकर अली वर्दी खान ने बंगाल का पद, नवाब का पद प्राप्त किया था। आगे बात करेंगे। अब अली वर्दी खान ने ये पद तो प्राप्त कर लिया लेकिन मुगल बादशाह को कभी इसने राजस्व नहीं भेजा था। तो पूछा जा सकता है कौन सा बंगाल का नवाब था जिसने कभी मुगल बादशाह को अपना राजस्व नहीं भेजा? तो यही था अली वर्दी खान। इसके अलावा मराठों से भी इसकी मुठभेड़ हुई थी, मराठों से भी इसकी लड़ाई हुई थी अली वर्दी खान की। और उस टाइम पे इसने एक संधि की थी मराठों से जो कि रघुजी भोसले से की थी, इन्होंने अली वर्दी खान ने की थी 1751 में। और इस संधि में जो ये नवाब था, बंगाल का नवाब अली वर्दी खान, इसने 12 लाख वार्षिक चौथ देना स्वीकार कर लिया था। चौथ कौन लेता था? तो मराठे लेते थे, चौथ और सरदेशमुखी। तो बंगाल का नवाब जो अली वर्दी खान था वो मराठों को चौथ देता था 12 लाख वार्षिक। तो ये चीज़ याद रखना है। आगे बात करेंगे। अली वर्दी खान का एक कथन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अंग्रेजों को समझ चुका था कि अंग्रेज काफ़ी स्वार्थी हैं, काफ़ी दुष्ट हैं। तो ये कहता था, इसका एक कथन था, मधुमक्खियों से तुलना की थी इसने अंग्रेजों की और कहा था यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये शहद दें, ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और यदि इन्हें छेड़ दिया जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी। ये किसका कथन है? तो अली वर्दी खान का कथन है, काफ़ी फेमस है। अली वर्दी खान की 3 बेटियां थीं और इसका कोई बेटा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। तो पहली बेटी का इसका विवाह हुआ था ढाका, दूसरी बेटी का पूर्णिया में विवाह हुआ था और तीसरी का पटना में। यही तीनों आगे प्रभावी रहेंगी। पहली का ढाका में, दूसरी का पूर्णिया में, तीसरी का पटना में विवाह हुआ था। तो ये जो अली वर्दी खान था इसने अपनी सबसे छोटी बेटी का जो बेटा था
अपनी सबसे छोटी बेटी का बेटा जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको नवाब बनाया था। अपने टाइम पे ही घोषित कर दिया था कि वही नवाब बनेगा। और ये जब तक जिंदा था अली वर्दी खां, उसी टाइम पीरियड में तीनों दामादों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसने अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे को सिराजुद्दौला को शासक बना दिया। अभी 1756 से 1757 एक साल तक रहा। वास्तविक नाम मिर्जा मोहम्मद था इसका। सिराजुद्दौला का काफ़ी प्रभावी रहा। अली वर्दी की सबसे छोटी बेटी का बेटा था ये। इसके अलावा सिराजुद्दौला के 3 दुश्मन थे। ये दुश्मन कौन कौन से थे? पहले तो 2 जो उनकी मौसियाँ थी, क्योंकि सबसे छोटी बेटी का अली वर्दी के सबसे छोटी बेटी का बेटा था, तो बाकी 2 लोग गुस्सा हो गए। पूर्णिया का नवाब इससे गुस्सा हो गया जिसका नाम था शौकत जंग। इसके अलावा मौसी इसकी घसीटी बेगम जो कि ढाका से संबंधित थी, और उनका सेनापति था मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र भी इसका दुश्मन बन गया, जो कि घसीटी बेगम की तरफ से था, इनकी मौसी की तरफ से। इसके अलावा अंग्रेज़ तो एक दुश्मन बने हुए थे नवाबों के हमेशा से। तो इस तरह से सिराजुद्दौला के 3 दुश्मन थे, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, मौसी घसीटी बेगम जो कि मीर जाफ़र उसमें था, और अंग्रेज़ थे। आगे बात करते हैं। जिस टाइम पे ये सिराजुद्दौला नवाब बना था, उसी टाइम पे अंग्रेज़ जो हैं, जो बंगाल में इनका फोर्ट था जिसका नाम था फोर्ट विलियम, उसकी किलेबंदी कर रहे थे। तो इस नवाब ने, सिराजुद्दौला ने उनको रोकने का प्रयास किया था 1756 में, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो इसलिए 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने इस पर आक्रमण कर दिया, कलकत्ता पे आक्रमण किया। कलकत्ता उस टाइम पे ज़्यादातर अंग्रेज़ों की टेरिटरी हुआ करता था, और 5 दिन में ही फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था नवाब ने, जो बंगाल का पूरे नवाब था। बंगाल अगर बात की जा रही है यहाँ पे बंगाल की, तो उसमें पूरा बंगाल आ जाता है, जो अभी पश्चिम बंगाल है। पूरा जो बंगाल वाला जो देश बन गया एक बंगाल, वो भी आ जाता है इसी में। इसके अलावा उड़ीसा वाला क्षेत्र भी आ जाता है। काफ़ी बड़ा था ये बंगाल वाला एरिया। तो नवाब ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और 5 दिन में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। उस टाइम पे कलकत्ता का जो गवर्नर था अंग्रेज़ों की तरफ से, वो था रोजर ड्रेक। तो रोजर ड्रेक इसमें हार गया था। इसके अलावा अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला ने भगा दिया था। कौन से द्वीप पर भगाया था? तो फुल्टा द्वीप पर भगा दिया था। इसके अलावा आगे बात करते हैं। इसमें एक घटना हुई थी जिसका नाम है ब्लैक होल घटना। ब्लैक होल का वर्णन किसने किया है? तो हॉलवेल ने किया है। इसने कहा था कि मेरे सभी सहयोगियों को एक जगह पे, एक कोठरी में बंद कर दिया गया। 146 अंग्रेज थे उसमें, सबको बंद कर दिया गया। ये घटना कब की है? ब्लैक होल घटना तो 20 जून 1756 की घटना है, जिसमें सभी मर गए थे। 23 लोग जिंदा बचे थे, बहुत लोग मर गए। तो हॉलवेल ने इसका वर्णन किया है। इसमें जो भारतीय लेखक हैं वो इसको सच्चाई नहीं मानते हैं, लेकिन अंग्रेज इसको सच्चाई मानते हैं कि हॉलवेल ने ऐसा किया था। आगे बात करते हैं। सिराजुद्दौला ने उसके बाद कलकत्ता का नाम भी चेंज कर दिया था और रख दिया था अलीनगर। अलीनगर इसने नाम रख लिया। कलकत्ता को जीता, फोर्ट विलियम पे भी कब्जा किया, लेकिन जल्दी ही जब क्लाइव बन गया था, वहाँ का जो एक मेन होता है, वहाँ से आता था गवर्नर बन के जब क्लाइव आया था, तो उसने वापस से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। तो जो नवाब था उसको विवश होकर एक संधि करनी पड़ी थी अंग्रेजों से, क्लाइव से एक संधि करनी पड़ी थी, जिस संधि का नाम था अलीनगर की संधि। ये काफ़ी फेमस संधि है। पूछा जाता है अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी। फरवरी 1757 में, 1757 में संधि हुई थी। और इसमें ये जो संधि थी, ये नवाब के लिए, सिराजुद्दौला के लिए काफ़ी अपमानजनक संधि थी, क्योंकि इसमें बहुत सारा समझौता करना पड़ा नवाब को। अंग्रेजों को क्या क्या मिला? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बिना चुंगी की व्यापार की अनुमति मिल गई बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। इसके अलावा सिक्का ढालने की अंग्रेजों को अनुमति मिल गई। कलकत्ता की किलेबंदी करने का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को। तो ये सब था अलीनगर की संधि, जो कि नवाब को मंजूर नहीं थी, फिर भी उन्हें करना पड़ा। आगे बात करते हैं। उसके बाद प्लासी का एक युद्ध होता है। सिराजुद्दौला वैसे भी बहुत परेशान कर रखा था उन लोगों ने। मीर जाफ़र भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा था अंग्रेजों का, उकसा रहा था युद्ध करने के लिए। तो एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 को। ये युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो नवाब होता है सिराजुद्दौला, उसकी हार हो जाती है। इसकी हार के कारण क्या थे? क्योंकि धोखे से इसे हराया जाता है। सिराजुद्दौला वैसे बहुत मजबूत था, लेकिन इसके सेनापति, जो मेन सेनापति होते हैं, उनका नाम था राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीचंद, और एक था जिसका नाम था यार लतीफ़। ये सब जाके जो है मीर जाफ़र से मिल जाते हैं। मीर जाफ़र जो इसकी ढाका वाली मौसी थी, उसका सेनापति था मीर जाफ़र, उनसे जाके मिल जाते हैं सिराजुद्दौला के सभी सेनापति। तो इस तरह से जो है, जब सेनापति ही मिल जाएगा दुश्मन से, तब हार हो जाती है। और इसी युद्ध में एक प्रमुख, इनका सिराजुद्दौला की तरफ से एक प्रमुख योद्धा था जिसका नाम था मीर मदान। मीर मदान की भी मृत्यु हो जाती है, इसलिए भी अच्छा खासा नुकसान हो जाता है सिराजुद्दौला को। अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे आधुनिक तोपों का यूज़ किया गया, जो कि सिराजुद्दौला के पास नहीं थी। फ्रांसीसियों ने कुछ सहयोग किया था सिराजुद्दौला का, फिर भी सिराजुद्दौला नवाब जो था वहाँ का अंग्रेजों से पराजित हो गया प्लासी के युद्ध में।
लेकिन इस युद्ध को, प्लासी के युद्ध को निर्णायक युद्ध नहीं कहा जाता है। क्यों निर्णायक युद्ध नहीं कहा जाता है? क्योंकि अंग्रेज जो है धोखा देकर नवाब से जीते थे और इसमें ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था। वैसे तो ये नहीं कहा जाता कि निर्णायक युद्ध था, लेकिन इसी से जो जड़ें थी नवाब की वो कमज़ोर हो जाती हैं और अंग्रेज जो है राज निर्माता बन जाते हैं। क्योंकि सिराजुद्दौला को जब हरा देते हैं तब नवाब किसको बनाया इन्होंने, अंग्रेज़ों ने? तो मीर जाफ़र को इन लोगों ने नवाब बना दिया अंग्रेज़ों ने। आगे बात करते हैं, मीर जाफ़र जो था 1757 से 60 तक ये नवाब बना रहा। इसने क्या क्या काम किए, क्या क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट है? तो कंपनी को इसने नवाबी पद मिलते ही कंपनी को इसने 24 परगना जो कि पश्चिम बंगाल में, वहाँ की जमींदारी सौंप दी। इसके अलावा क्लाइव को 2,34,000 पाउंड व्यक्तिगत भेंट दी, अलग से क्लाइव को भी भेंट दी। कालांतर में इनके संबंध बिगड़े, मतलब मीर जाफ़र से बाद में संबंध अंग्रेजों के खराब हो गए। और ये संबंध खराब क्यों हुए थे? क्योंकि अंग्रेज जो है ज़्यादा मनमानी करने लगे थे, मीर जाफ़र की बिल्कुल नहीं सुनते थे, क्योंकि उन्होंने ही बनाया था उन्हें नवाब। और मीर जाफ़र को उस टाइम पे क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। तो क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता था पूछा जा सकता है, मीर जाफ़र को कहा जाता था। मीर जाफ़र में कुछ ही टाइम बाद, मतलब उसको ऐसे लगने लगा कि मुझे एकदम कठपुतली बना दिया गया, तो उसने अपना पद त्याग कर दिया और मीर कासिम को अपना पद जो है सौंप दिया। मीर कासिम अब शासक बनेगा, नवाब बनेगा बंगाल का। और मीर कासिम को परेशान होकर इसने अपना पद त्यागा था मीर जाफ़र ने, और मीर कासिम यहाँ पर नवाब बनेगा। मीर कासिम 1760 से 63 तक शासक रहा और मीर कासिम बहुत जल्दी समझ गया था कि अंग्रेज जो है ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, बंगाल के शासन के लिए भी। लेकिन जैसे ही ये नवाब बना था इसने मिदनापुर, वर्धमान और चटगांव को जो है अंग्रेजों को सौंप दिया था। मीर कासिम ने स्टार्टिंग में सौंप दिया था ये सब जगह जो है अंग्रेजों को, लेकिन धीरे धीरे समझ गया था कि ये लोग दुष्ट हैं। राजधानी को इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र किया था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की थी? तो मीर कासिम ने की थी, क्योंकि मुर्शिदाबाद में इसको खतरा लगता था कि अंग्रेजों से यहाँ पर खतरा है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, जल्द ही इसको एहसास हो गया था कि अंग्रेज जो है सिर्फ शोषण करने के लिए हैं। 3 युद्ध लड़े गए थे मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में, जो पूछे जा सकते हैं। एक था कटवा का युद्ध जो कि जुलाई 1763 में लड़ा गया था। गिरिया का युद्ध सितंबर 1763 में लड़ा गया था। उदयनाला का युद्ध 1763 में दिसंबर में लड़ा गया था। तो ये 3 युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में छोटे छोटे युद्ध थे। उसके बाद ये जो मीर कासिम है ये कहाँ पे गया? तो ये अवध आ गया था। अवध में जो सुजाउद्दौला था, अवध का नवाब, उसके पास आया था ये शरण लेने के लिए। शरण लेने के लिए नहीं, एक तरह से मतलब रहने के लिए आया था, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन सही नहीं चल रही थी, तो सहयोग प्राप्त करने के लिए आया था। और उसी टाइम पे सुजाउद्दौला के पास जो बंगाल का जो हमारा मुगल बादशाह था शाह आलम, वो भी आया था। तो शाह आलम और सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था और मीर कासिम, तीनों इकट्ठे हो गए थे और एक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित होता है, जिसमें 3 सेनाएं थीं। पहला था अवध का नवाब सुजाउद्दौला की सेना, दूसरी थी मुगल बादशाह शाह आलम की सेना, इसके अलावा मीर कासिम की सेना जो बंगाल का नवाब था। तीनों को मिला के किसने हरा दिया? अंग्रेजों ने हरा दिया। अंग्रेजों से लड़े थे ये तीनों मिलके। और उस टाइम पे अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया और तीनों राजाओं की सेनाओं को पराजित कर दिया। उसके बाद इसको एक ऐतिहासिक निर्णायक जीत कहा जाता है, क्योंकि बक्सर के युद्ध में किसी तरह का धोखा वगैरह नहीं हुआ था। 3 सेनाएं एक साथ थी, सबको मिला के अंग्रेजों ने हराया था। इस तरह से वो सर्वश्रेष्ठ होकर निकलते हैं, क्योंकि सबको लग गया कि अब भारत के जितने भी नवाब वगैरह हैं वो सब इनसे जीत नहीं पाएंगे। आगे बात करते हैं, मीर कासिम जो शासक बना रहता है, नवाब बना रहता है, उसको हटा के फिर से मीर जाफ़र को एक बार अंग्रेजों ने गद्दी पर बैठा दिया। अंग्रेजों को लगने लगा कि मीर जाफ़र ही सही था मीर कासिम से। मीर कासिम तो लड़ाई करने लगा, लेकिन मीर जाफ़र ने अपने आप पद त्याग कर दिया था, तो इसीलिए मीर जाफ़र को वापस से गद्दी पर बैठा दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद कुछ ही साल बाद, एक ही साल के अंदर में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है और नजमुद्दौला को अंग्रेज ही नवाब बना देते हैं, जो कि एक कठपुतली नवाब की तरह रहता है। अब 2 संधियाँ होती हैं, इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि और दूसरी संधि। दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 में हुई थी, क्लाइव के बीच में और बादशाह शाह आलम जो मुगल बादशाह था उसके बीच में। तो ये 12 अगस्त याद रखना है। इसमें क्या क्या हुआ था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को सौंप दी गई। कितने रुपए के बदले? तो 26 लाख रुपए के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को मिल गई। इसके अलावा कंपनी ने, मतलब जो अंग्रेजी कंपनी थी, उसने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर शाह आलम को दे दिया, जो मुगल बादशाह था। कड़ा और मानिकपुर अवध से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया गया था, पहली जो इलाहाबाद की संधि थी उसमें। इसके अलावा नजमुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब तो बन ही गया था अंग्रेजों की तरफ से। आगे बात करते हैं द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ये कुछ ही दिन बाद
12 अगस्त को वाली हुई थी, ये वाली 16 अगस्त 1765 को हुई। तो दोनों संधि की डेट याद रखनी है और कौन सी किसके साथ हुई। पहली वाली हुई थी जो मुगल बादशाह के साथ हुई थी, शाह आलम के साथ। दूसरी वाली संधि अवध के नवाब से हुई है, शुजाउद्दौला के साथ। तो कौन सी किससे हुई, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में द्वितीय संधि हुई थी इलाहाबाद की, जिसमें नवाब ने कंपनी की जो क्षतिपूर्ति हुई थी, अंग्रेजी कंपनी की जो क्षतिपूर्ति हुई थी लड़ाई करने में, उसके लिए भी इन्हें पैसे देने पड़े। 50 लाख रुपए इन्होंने दिए अवध के नवाब ने। इसके अलावा बनारस और गाजीपुर की जागीर, जो राजा बलवंत सिंह की पैतृक जागीर थी, ये बनारस और गाजीपुर की जागीर जो है राजा बलवंत सिंह की थी, उनको वापस से मिल गई थी इनकी जागीर बनारस गाजीपुर की। इसके अलावा नवाब को, अवध के नवाब को अंग्रेजी सेना रखनी पड़ी अपने राज्य में अपने खर्च पर। अंग्रेज कहते थे कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे लेकिन मेरी सेना को रखो, ये फोर्सफुली रखाया जा रहा था और सारा खर्चा जो है नवाब यहाँ का देखता, अवध का नवाब। तो इस तरह से द्वितीय संधि किसके साथ हुई, अवध के नवाब के साथ। तो जैसा कि हमको पता है कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था उस टाइम पे कई स्वतंत्र राज्य बने थे, जैसे कि मैसूर का राज्य बना था, हैदराबाद राज्य बना था अलग, अवध ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। तो इस तरह से अवध वाला चैप्टर यहाँ पर कवर करेंगे। अवध के जितने भी नवाब हुए, अवध से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है उसे देखेंगे। चलिए शुरू करेंगे। अब अवध का साम्राज्य जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश में ही था पूरा, और कन्नौज से लेकर कर्मनासा नदी तक अवध का क्षेत्र आता था। अवध की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, तो 1722 में की गई थी। ये ईयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसने की थी ये स्वतंत्रता की घोषणा, तो सादत खां ने की थी। सादत खां बुरहानुल मुल्क इसका पूरा नाम था, जो पहला नवाब बना था। पूछा जाता है कि ये किस गुट से संबंधित थे, तो ये शिया गुट का जो ईरानी गुट था उसी से संबंधित थे। एक ईरानी गुट था, एक तुरानी गुट कहा जाता है। तुरानी गुट वाला अलग राज्य है, उसको बाद में पढ़ेंगे। ये ईरानी गुट से संबंधित था अवध का साम्राज्य। इसके अलावा ये जो घोषणा की गई थी स्वतंत्रता की, उस टाइम पे मुगल बादशाह कौन था, तो उस टाइम पे था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे कहा जाता था। रंगीला उपनाम उसे दिया गया था क्योंकि वो काफ़ी विलासी व्यक्ति था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे अवध ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी 1722 में। आगे बात करते हैं। ये जो शहादत खान था, इसने नादिर शाह के आक्रमण के टाइम, नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे। तो जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था दिल्ली पर, तो शहादत खान जो अवध का नवाब था, इसने नादिर शाह का सहयोग किया था, नादिर शाह का समर्थन किया था। लेकिन बाद में इसको लगा कि मैंने गलती कर दी और सम्मान की अपनी रक्षा के लिए इसने अपने फांसी लगा ली थी। 1739 में इसने फांसी लगा ली। तो किस पूछा जाता है किस अवध के नवाब ने फांसी लगा ली थी, तो सादत खान ने फांसी लगाई थी क्योंकि इसने नादिर शाह के आक्रमण में समर्थन दिया था। आगे बात करते हैं। अगला जो यहाँ पर नवाब होता है वो है सफदरजंग, जिसका नाम एक कहा जाता है अबुल मंसूर खान। तो दोनों इसी के नाम है, सफदरजंग कहा जाता है ज़्यादा। 1739 से 1754 तक था। इसमें ईयर नहीं पूछा जाता है, जितने अवध के नवाब हैं उनका ईयर नहीं पूछा जाता है। बस शुरुआत में किसने किया था 1722 वाला, वही ईयर इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको थोड़ा सा क्रम पता होना चाहिए, कौन नवाब पहले आया कौन बाद में आया। जो फेमस वाले हैं उन्हीं का क्रम पूछा जाता है, या फिर कोई विशेष काम किसी ने किया हो तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सफदरजंग जो है इसने 1742 में इसने कुछ समय के लिए बिहार पर अधिकार किया था। पूछा जा सकता है किस नवाब ने बिहार पर भी अधिकार किया था, तो 1742 में सफदरजंग ने बिहार पर अधिकार किया था। इसके अलावा मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको अपना वजीर नियुक्त किया था। मोहम्मद शाह रंगीला का पहला ये वजीर बना था सफदरजंग। इसे वजीर नवाब भी कहा जाता है। वजीर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो यही सफदरजंग उसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं। अगला जो यहाँ पे नवाब होता है वो है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह अहमद शाह द्वितीय को लखनऊ में शरण दी थी। अहमद शाह द्वितीय को लखनऊ में शरण किसने दी थी, तो शुजाउद्दौला ने दी थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1759 की ये बात है। 1759 में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह द्वितीय को, जो कि मुगल बादशाह था, उसको शरण दी थी। उसके बाद 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ये किसके बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, इसने अहमद शाह अब्दाली का समर्थन किया था। अहमद शाह अब्दाली की तरफ था शुजाउद्दौला पानीपत के तृतीय युद्ध में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध जब हुआ था, तो शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था उसने किसका साथ दिया, तो उसने बंगाल के नवाब का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, मीर कासिम का साथ दिया था अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने। बक्सर के युद्ध में कौन कौन एक साइड था, तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम एक साइड थे और दूसरी तरफ कौन था, अंग्रेज थे। और इन दोनों लोग का साथ, अवध के नवाब का साथ, बंगाल के नवाब का साथ किसने दिया था, तो मुगल बादशाह ने भी इन लोगों का साथ दिया था। और एक तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने तीनों सेनाओं को एक साथ पराजित कर दिया था। और बक्सर के युद्ध के बाद ही कहा जाता था कि अंग्रेज जो है सर्वश्रेष्ठ हो गए थे भारत में।
तो ये हो गया शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के बाद आता है आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला का एक मेन काम है कि 1755 में इसने राजधानी को ट्रांसफर किया था। अवध की राजधानी पहले फैजाबाद थी, अब इसने लखनऊ को राजधानी बना लिया था। इसके अलावा इसने इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा वगैरह स्थापत्य का काम इसने, जितने लखनऊ में अभी इमारतें दिखती हैं उनका निर्माण किसने करवाया था, तो ज़्यादातर इमारतें आसिफुद्दौला की बनवाई हुई हैं। इसके अलावा इसने बिबियापुर की कोठी भी का भी निर्माण करवाया था। तो आसिफुद्दौला का निर्माण में काफ़ी योगदान रहा है। आगे बात करते हैं वजीर अली। इसके बाद बनता है, सिर्फ 4 महीने के लिए बना था वजीर अली, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर आता है सादत अली खान। सादत अली खान 1798 से लेकर 1814 तक था। और इसके बारे में खास बात यह है कि इसका जो ताज जब इसको पहनाया गया था, तो ताज किसने पहनाया था, सर जॉन सोर ने इसको ताज पहनाया था। और इससे खुश होकर इसने अपना जो अवध का साम्राज्य था आधा उसने ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था। जॉन सोर ने इसको ताज पहनाया, उसके बाद इसने आधा साम्राज्य ब्रिटिशर्स को दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया सादत अली खान ने। आगे बात करते हैं गाजीउद्दीन हैदर। इसने 1814 से 1819 तक राज किया था, ज़्यादा इसमें खास बात नहीं है। अगला आता है नासिरुद्दीन हैदर, 1827 से 1873 तक रहा। इसमें ज्योतिषी में इसका इंटरेस्ट था, खगोल विज्ञान में इसका इंटरेस्ट था। इसके अलावा इसने तरुणवल्ली की कोठी में वेधशाला का निर्माण भी करवाया था। तो हैदर ने किसका निर्माण करवाया था, नासिरुद्दीन हैदर ने, तो इसने वेधशाला का निर्माण कराया था तरुणवल्ली की कोठी में। आगे बात करते हैं मोहम्मद अली शाह। इसने 7 खंड का, जो लखनऊ में स्थित है, 7 खंड का निर्माण करवाया था। क्लॉक टावर का निर्माण करवाया था मोहम्मद अली शाह ने। फिर आता है अमजद अली शाह। कैंसर से इसका निधन हो गया था 1848 में, इसमें कुछ खास बात नहीं है इस वाले नवाब में। फिर आता है वाजिद अली शाह। ये काफ़ी फेमस और जो संस्कृति, अवध वाली जो संस्कृति है, नवाबी संस्कृति, उसको ऊपर पहुंचाने का काम किसका है, तो वाजिद अली शाह का। संस्कृति के उत्थान का इसने काफ़ी काम किया था। 1847 से 1856 तक ये था। अंतिम नवाब इसको कहा जा सकता है। लेकिन इसके बाद वाजिद अली शाह के बाद इसका छोटा बेटा भी शासक नवाब बनता है, जिसका नाम था बिजरिस कादिर। लेकिन वो छोटा था, इसलिए उसके सहयोग के लिए उसकी माँ थी, जिनका नाम था बेगम हजरत महल, जिनके टाइम पर 1857 की क्रांति हुई थी और उनने लखनऊ से जो है पूरा नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। लेकिन जो है 1856 में ही अंग्रेजों ने कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया था, इसलिए अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को ही कह दिया जाता है। अगर आप ऑप्शन में आपको बिजरिस कादिर भी मिले तो वही सही होगा। दोनों ऑप्शन में रहने पर बिजरिस कादिर सही होगा, अगर वो नहीं है तो वाजिद अली शाह सही होगा। इसके अलावा वाजिद अली शाह का योगदान है कि गायकों को, संगीतकारों को, नर्तकों को, कलाकारों को इसने काफ़ी संरक्षण दिया था। ठुमरी का जन्मदाता कहा जाता है वाजिद अली शाह को। इसके अलावा रहस्य नृत्य का आयोजन करवाता था, विशाल एक नृत्य का सभा का आयोजन करवाता था, जिसमें कृष्ण की भूमिका स्वयं कौन निभाता था, वाजिद अली शाह। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पे 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था, कुप्रशासन के आधार पर, जो गलत तरीके से अवध का विलय किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। इसके बाद इसका बेटा बनता है जिसका नाम है बिजरिस कादिर, जिसके बारे में भी हमने बात की, जो कि छोटा था और उसके टाइम पे उसका समर्थन सहयोग किसने किया था, इसकी माँ बेगम हजरत महल ने। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अवध के हिस्ट्री के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। जो जनजातीय विद्रोह वाला सेक्शन है, तो सभी जनजातीय विद्रोह यहाँ पर कवर करेंगे और ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपी पीसीएस, आरओ यारो, ये वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस के आपने प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर देखे होंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर रहता है और जो ये क्वेश्चन रहते हैं उसमें मैचिंग में पूछा जाता है। इनके ईयर के नाम दे दिए गए रहते हैं, एक तरफ आपको विद्रोह का नाम लिखा होगा, दूसरी तरफ ईयर का नाम, या फिर सीधे सीधे नेतृत्वकर्ता का नाम ऑप्शन में दिया रहता है। तो आपको ये बताना होता है कि नेतृत्वकर्ता इसका कौन था। तो चलिए शुरू करेंगे। यूपी पीसीएस का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे व्हाट्सएप करके सभी डिटेल ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन्ड आंसर की के साथ आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। सभी हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे करंट अफेयर के साथ। तो पहला यहाँ पर विद्रोह है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह कब हुआ था, तो 1768 से लेकर 1772 के बीच में हुआ था। इसका एरिया भी हमें पता होना चाहिए। तो चुआर विद्रोह जो है बंगाल के एरिया में हुआ था, बंगाल साइड में हुआ था। नेतृत्वकर्ता के नाम क्या थे, तो जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। पूछा जा सकता है दुर्जन सिंह किस विद्रोह से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है पहले। तो चुआर विद्रोह से संबंधित हैं दुर्जन सिंह। और ये विद्रोह कब हुआ था, तो 1768 से लेकर 1772 के बीच में। इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था, या फिर इन विद्रोहों को उनके कालक्रम के अनुसार अरेंज करिए। तो यहाँ पे चुआर विद्रोह 1768 से 1772, जगन्नाथ और दुर्जन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसका हम लोग क्विज कर लेंगे तो ये आसानी हो जाएगी, चीजें भूलेंगी नहीं, तो क्विज वाले सेक्शन में हम इसको कर लेंगे। आगे बात करेंगे
पॉलीगरों का विद्रोह ये 1801 से 1805 के बीच में हुआ था और ये तमिलनाडु का विद्रोह था। खास करके जो डिंडीगुल वाला एरिया, डिंडीगुल के ताले काफ़ी फेमस हैं, तो डिंडीगुल वाले एरिया में ये तमिलनाडु में पॉलीगरों का विद्रोह हुआ था। नेतृत्वकर्ता के नाम क्या हैं, तो वही तमिलनाडु वाले जैसे दक्षिण भारतीय लोगों के नाम होते हैं, तो इनका नाम है वी.आर. कटवामन। वी.आर. कटवामन किस विद्रोह से संबंधित हैं, तो पॉलीगरों के विद्रोह से, जो कि तमिलनाडु में हुआ था 1801 से 1805 के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो काफ़ी फेमस विद्रोह है, वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 के बीच में हुआ था त्रावणकोर केरल में। आपको 1-2 साल अलग अलग बुक में हो सकता है ईयर में डिफरेंस मिल सके, लेकिन जो मोटा मोटा ईयर का कॉन्सेप्ट रहता है वो सेम ही रहता है। आपको थोड़ी बहुत चीज़ें वो आपको ऑप्शन देके पता चल जाएगा कि ईयर कौन सा है। तो वेलुथम्पी विद्रोह जो है 1808 से 9 के बीच में हुआ था, केरल का ये विद्रोह है। नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है, तो एक सिपाही थे ये वेलुथम्पी, तो वेलुथम्पी का ये विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला है भील विद्रोह, जो कि 1818 से 1921 के बीच में अलग अलग ब्रेक्स में हुआ था। ये कुछ टाइम के लिए होता था, फिर बंद हो जाता था, फिर होता था, और कई एरिया में ये फैला हुआ था भील विद्रोह। खास करके जो काफ़ी फेमस विद्रोह हुआ था वो महाराष्ट्र का था, पश्चिमी घाट वाला विद्रोह, भील विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो दशरथ थे, हिरिया थे, सेवाराम थे। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, दशरथ। भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता में दशरथ का नाम काफ़ी ज़्यादा आता है। 1818 से ये विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे छोटा नागपुर का विद्रोह, या फिर इसी को कोलारी विद्रोह भी कहा जाता है। छोटा नागपुर विद्रोह या फिर कोलारी विद्रोह 1820 से 36 के बीच में हुआ था। 1820 से 1836 के बीच में हुआ था। नेतृत्वकर्ता के यहाँ पर नाम क्या है, तो इसमें कोई विशेष नाम नहीं है। कोलारी जो आदिवासी होते थे उन्हीं के सरदारों द्वारा ये विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट है कोल विद्रोह, और ये काफ़ी पूछा जाता है, इसका एक अलग नाम भी है लरका विद्रोह। तो आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लरका विद्रोह को ही कोल विद्रोह कहते हैं या नहीं, तो यही सेम है, लरका विद्रोह या कोल विद्रोह। और ये हुआ था 1831 से 48 के बीच में। इसका एरिया कौन सा था, तो छोटा नागपुर वाला एरिया झारखंड का। यहाँ पे इसका ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 से 48 के बीच में। नेतृत्वकर्ता के नाम क्या थे, तो बुद्धो भगत, इसके अलावा गंगा नारायण, जोआ भगत। बुद्धो भगत का नाम इसमें ज़्यादा फेमस है। कोल विद्रोह से संबंधित है, झारखंड का ये विद्रोह है। कोल का नाम से कई विद्रोह, कोल है, कुकी है, तो ये सभी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। खासी विद्रोह जो है ये 1829 से 33 के बीच में हुआ था, असम वाले एरिया में और मेघालय वाले एरिया में। जो खासी जनजाति थी उनका ये विद्रोह था। नेतृत्वकर्ता के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीरथ सिंह, बारमानिक और मुकुंद सिंह। यहाँ पे तीरथ सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, तीरथ सिंह और मुकुंद सिंह खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। असम और मेघालय का विद्रोह था, 1829 से 33 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर संथाल विद्रोह, 1855 से 56 के बीच में हुआ था। कई बार इसको जो है अरेंज करने में ये संथाल विद्रोह जरूर दे दिया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पर ईयर है। संथाल विद्रोह 1855-56 के बीच में हुआ था, बिहार और झारखंड वाले एरिया में। झारखंड तब अलग नहीं हुआ था, इसलिए बिहार वाला ही एरिया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सिद्धू कानू। सिद्धू कानू काफ़ी फेमस है, संथाल विद्रोह से संबंधित व्यक्ति हैं ये। 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह, जिसे अल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ये हुआ था 1895 से 1901 के बीच में। 1895 से 1901 के बीच में मुंडा विद्रोह हुआ था, रांची झारखंड में। उस टाइम पे झारखंड नहीं था, फिर भी झारखंड में ये विद्रोह हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बिरसा मुंडा नेतृत्वकर्ता थे मुंडा विद्रोह के। और इन्हीं बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे हम झारखंड दिवस भी मनाते हैं, जो कि हम मनाते हैं 15 नवंबर को। नेक्स्ट है यहाँ पर रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह हुआ था 1879 से लेके 1924 के बीच में। 1879 से 1924 के बीच में आंध्र प्रदेश का रंपा विद्रोह है। यहाँ पे इसका स्टेट का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रंपा विद्रोह बहुत ज़्यादातर जो विद्रोह हुए थे वो छोटा नागपुर वाले एरिया में, बिहार में या फिर बंगाल में होते थे। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश का विद्रोह है। नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है, तो अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह से संबंधित नेता हैं। रामोसी विद्रोह ये 1822 से 41 के बीच में हुआ था। ये महाराष्ट्र का विद्रोह है, पश्चिमी घाट का। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है, तो चित्तर सिंह, उमा सिंह और नर सिंह। चित्तर सिंह और नर सिंह का नाम काफ़ी फेमस है। किस विद्रोह से संबंधित हैं, तो रामोसी विद्रोह से संबंधित है। पश्चिमी घाट का ये विद्रोह है, 1822 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर त्रिपुरा विद्रोह, 1863 में हुआ था त्रिपुरा विद्रोह। नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है, तो परीक्षित जमातिया। यहाँ पे रामोसी विद्रोह एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1822 से 41 के बीच में हुआ था। नेतृत्वकर्ता चित्तर सिंह, उमा सिंह और नर सिंह। नेक्स्ट है 13वां नंबर गडकरी विद्रोह, 1844 में हुआ था गडकरी विद्रोह। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था गडकरी विद्रोह। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बालाजी अहिरेकर। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। गडकरी विद्रोह के नेता कौन थे, बालाजी अहिरेकर।
नेक्स्ट है किट्टूर विद्रोह। ये हुआ था 1824 से 29 के बीच में। किट्टूर कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में विद्रोह हुआ था। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन थी? तो रानी चेन्नम्मा यहाँ पे नेतृत्वकर्ता थी कर्नाटक वाले विद्रोह में, किट्टूर के विद्रोह में, जो कि 1824 में हुआ था। रानी चेन्नम्मा किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो किट्टूर विद्रोह से या फिर कर्नाटक के विद्रोह से। नेक्स्ट है गंजाम विद्रोह। 1800 से 1805 के बीच में हुआ था गंजाम विद्रोह। मद्रास प्रेसिडेंसी में ये हुआ था। नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है? तो श्रीकर भंज। श्रीकर भंज जो है नेतृत्वकर्ता का नाम है गंजाम विद्रोह के। ताना भगत विद्रोह काफ़ी फेमस है, 1914 में हुआ था, छोटा नागपुर वाले एरिया में, झारखंड वाले एरिया में। नेतृत्वकर्ता के नाम क्या है? तो बलराम भगत और जतरा भगत। बलराम भगत और जतरा भगत ताना भगत जो है विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर चेंचू विद्रोह। चेंचू विद्रोह जो है 1920 में हुआ था गुंटूर आंध्र प्रदेश में। चेंचू विद्रोह आंध्र प्रदेश में घटित हुआ था 1920 में। नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है? तो वेंकटप्पय्या। वेंकटप्पय्या जो है चेंचू विद्रोह से संबंधित है, आंध्र प्रदेश का ये विद्रोह था। पहला विद्रोह है यहाँ पर सन्यासी विद्रोह, और इसकी डेट जो है हर जगह पे अलग अलग लिखी रहती है, लेकिन अगर मोस्ट एक्यूरेट लेके चलें तो 1763 से लेके 1800 तक का जो टाइम था वो सन्यासी विद्रोह का टाइम था। काफ़ी लंबे समय तक ये चला था सन्यासी विद्रोह। और कौन सा एरिया था जिसमें सन्यासी विद्रोह सबसे ज़्यादा प्रभावी हुआ? तो वो था बंगाल वाला एरिया। बंगाल वाले एरिया में ही ये विद्रोह चल रहा था, सन्यासी विद्रोह। इसके अलावा इसको समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रारंभिक तौर पर किसने इस विद्रोह को दबाया था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह का दमन किया था। इसका कारण क्या था इस सन्यासी विद्रोह का? तो सन्यासी लोगों से तीर्थ कर ले रहे थे, अंग्रेज जो थे वो तीर्थ कर वसूल कर रहे थे, इसलिए सन्यासियों का ये विद्रोह हुआ था। और इसमें जितने भी सन्यासी थे, अधिकतर सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। और ये जो शंकराचार्य के अनुयायी थे ये 10 संप्रदायों में बंट गए थे। इन संप्रदायों को क्या कहा जाता था जिन्होंने विद्रोह किया? तो ये थे गिरि संप्रदाय के लोग। गिरि संप्रदाय वाले जो सन्यासी थे उन्होंने ही विद्रोह किया था। अब इस पे आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम है आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। हर बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अगला जो विद्रोह है, यहाँ पे मैचिंग में पूछ लिया जाता है। जैसे सन्यासी विद्रोह का जो टाइम पीरियड है ये ध्यान रखिएगा, 1763 से 1800 तक का टाइम है। अब इसमें अलग अलग बुक में 1-2 साल इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन जो मोटा मोटा लेके चलें तो 1800 तक का ये टाइम है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर फकीर विद्रोह, जो कि 1776-77 में घटित हुआ था। ये विद्रोह हुआ था किस एरिया में हुआ था? तो बंगाल वाले एरिया में। सर्वाधिक जो विद्रोह हुए थे वो बंगाल के एरिया में हुए थे। प्रमुख इसके नेता कौन कौन से थे फकीर आंदोलन के? तो मजमून शाह थे, इसके अलावा चिराग अली थे। और इस विद्रोह का समर्थन किसने किया था? अगर बात करें कि हिंदुओं में किसने इसका समर्थन किया था, तो भवानी पाठक ने और देवी चौधरानी ने। भवानी पाठक और देवी चौधरानी किस विद्रोह से संबंधित है? तो फकीर विद्रोह से संबंधित है। मुख्यतः ये मुसलमानों का विद्रोह था। इसके प्रमुख नेता मजमून शाह और चिराग अली थे। नेक्स्ट है यहाँ पर अहोम विद्रोह, 1828 से 1833 तक ये चला था अहोम विद्रोह। क्षेत्र इसका कौन सा है? तो असम वाले एरिया में घटित हुआ था। इसका जो सन है वो काफ़ी पूछा जाता है, 1828 से 1833 तक ये विद्रोह हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख इसके नेता थे गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। गोमधर कुंवर का नाम काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस विद्रोह से संबंधित थे ये? तो अहोम विद्रोह से संबंधित थे, जो कि असम का विद्रोह था। इसका कारण क्या था? तो जो अंग्रेज थे वो बर्मा पर जब आक्रमण करने जा रहे थे तो इस अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन से थे? तो सबसे प्रमुख तो जो इसमें थे वो थे गोमधर कुंवर। इनका नाम काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि गोमधर कुंवर किस विद्रोह से संबंधित थे? तो अहोम विद्रोह से, जो कि असम का विद्रोह है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और नाम आता है जिनका नाम था रूपचंद्र कोनार। रूपचंद्र कोनार और गोमधर कुंवर दोनों ही अहोम विद्रोह से संबंधित हैं। इस विद्रोह का कारण क्या था? तो अंग्रेज जब बर्मा का पर आक्रमण करने जा रहे थे तब यहाँ जो अहोम में लोग रहते थे उन्होंने सोचा कि ये बर्मा को हथियाएंगे नहीं, अपने अधीन नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज जाके बर्मा को पूरा अपने शासन में उन्होंने मिला लिया था, जिससे ये लोग काफ़ी नाराज़ थे। और बाद में जो अंग्रेज हैं वो अहोम प्रदेश पर भी आक्रमण करने जा रहे थे, उसको भी अपने अधीन बनाने जा रहे थे। इसलिए जो यहाँ पे अहोम के लोग थे उन्होंने इसका विद्रोह किया और अपना एक राजा बनाया जिनका नाम था गोमधर कुंवर। तो अहोम प्रदेश के जो लोग थे उन्होंने गोमधर कुंवर को अपना राजा बना दिया और अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। बाद में गोमधर कुंवर को गिरफ्तार कर लिया गया था, 7 साल की इनको सजा दे दी गई। लेकिन बाद में इन्होंने, जो यहाँ के लोग थे उन्होंने रूपचंद्र कोनार को राजा बना दिया। ये भी बाद में गिरफ्तार हो गए। लास्ट में 1833 में आके एक शांति स्थापित हुई अंग्रेजों की तरफ से। जो असम का उत्तरी वाला एरिया था उन्होंने महाराज पुरंदर को दे दिया। अंग्रेजों ने असम का उत्तरी एरिया जो है महाराज पुरंदर को दे दिया और इस तरह से ये विद्रोह जो है खत्म हो गया, क्योंकि कुछ एरिया मिल गया था अहोम के लोगों को। तो ये विद्रोह कब से कब तक चला था? 1828 से 1833 तक। गोमधर कुंवर इसके प्रमुख नेता थे।
अब पागलपंथी विद्रोह ये कब से कब तक हुआ था? तो 1813 से 1831 तक ये विद्रोह चला था। और इसमें याद करना आसान है क्योंकि 13 को उल्टा कर दीजिए 31 हो जाएगा। तो 1813 से 1831 तक कौन से क्षेत्र में हुआ था? तो ये भी बंगाल वाले एरिया में हुआ था पागलपंथी विद्रोह। इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे करम शाह और टीपू मीर। शुरुआत इसकी की थी करम शाह ने, बाद में इसको प्रचलित किसने किया, इसको मजबूत किसने बनाया था? तो टीपू मीर ने बनाया था। अब इसका कारण या उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मेनली जमींदार का जो अत्याचार हो रहा था, जमींदार जो अत्याचार करते थे लोगों पर, उसके विरुद्ध ये विद्रोह था। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब करम शाह ने इसकी शुरुआत की थी, तो ये धार्मिक रूप का आंदोलन था, मतलब ये एक धार्मिक आंदोलन था। बाद में ये जमींदारों के विरुद्ध हो गया। आगे बात करेंगे, जब टीपू ने इसका नेतृत्व किया तभी ये शक्तिशाली आंदोलन बना था, पागलपंथी आंदोलन। और 1831 में पूरी तरह से टीपू के जितने भी अनुयायी थे उनको खत्म कर दिया गया। बाद में टीपू जो प्रमुख नेता था पागलपंथी विद्रोह का, वो भागकर जींद चला गया 1852 में, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई टीपू जी की। ये है हमारा जो है पागलपंथी विद्रोह, जो कि 1813 से 1831 तक चला। प्रमुख नेता करम शाह और टीपू मीर। नेक्स्ट बात करेंगे फराजी आंदोलन या फैराजी आंदोलन इसको कहा जाता है। 1820 से 1858 तक ये विद्रोह चला था। प्रमुख क्षेत्र इसका क्या था? तो बंगाल वाला एरिया इसका भी क्षेत्र था फराजी आंदोलन का। प्रमुख नेता इसके कौन से थे? तो शरीयतुल्लाह थे। इसके अलावा दादू मीर भी इससे संबंधित हैं। पूछा जाता है निम्न में से कौन से व्यक्ति फराजी आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये है शरीयतुल्लाह और दादू मीर। शरीयतुल्लाह के जो अनुयायी थे उन्हीं को फराजी कहा जाता था। एक्चुअली पूछा जा सकता है फराजी किसके अनुयायी होते थे? तो शरीयतुल्लाह के अनुयायी होते थे। इसका आंदोलन का जो कारण या उद्देश्य क्या था? तो जमींदार जो किसानों का शोषण करते थे उनके विरुद्ध ये फराजी आंदोलन था। और इसमें जो फराजी आंदोलन वाले लोग थे ये पूरा मुस्लिम सत्ता चाहते थे। ब्रिटिश शासन को हटाकर जैसे पहले मुस्लिम सत्ता चल रही थी उसी तरह से उसी सत्ता को वापस से स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पे जो दादू मीर था उनका नारा एक था जो कि पूछा जाता है, उन्होंने कहा था समस्त भूमि का मालिक खुदा है। तो ये किसका कथन है? दादू मीर का ये कथन है जो कि फराजी आंदोलन से संबंधित थे। लास्ट में जो फराजी आंदोलन था वापस से जाके बहावी आंदोलन में मिल गया था। पूछा जाता है कि कौन से आंदोलन का विलय बहावी आंदोलन में हो गया था लास्ट में? तो फराजी आंदोलन के सभी व्यक्ति जो प्रमुख नेता थे वो जाके बहावी आंदोलन में मिल गए। ये भी एक मुस्लिम आंदोलन था जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं बहावी आंदोलन की, जो कि 1830 से 1860 तक चला था। 1830 से 1860 इसके प्रवर्तक कौन थे? तो जो बहावी आंदोलन के मानने वाले लोग थे वो अब्दुल बहाव को मानते थे। अब्दुल बहाव कहाँ से संबंधित थे? तो ये अरब से संबंधित थे अब्दुल बहाव। और भारत में इसका प्रचलन किसने किया था? तो सैयद अहमद, जो बरेलवी कहा जाता है, सैयद अहमद ने इसका प्रचलन भारत में किया था। जब ये अब्दुल बहाव से अरब में जाके मिले थे उन्हीं से प्रभावित होकर इस आंदोलन की शुरुआत भारत में हुई थी, बहावी आंदोलन की। और इसके अलावा इस बहावी आंदोलन पर एक और संत का प्रभाव था जिनका नाम था, दिल्ली के संत थे जिनका नाम था शाह वली उल्लाह। शाह वली उल्लाह का भी प्रभाव था बहावी आंदोलन पर। और पूछा जाता है इसीलिए इसका नाम एक और पड़ गया है वली उल्लाह आंदोलन। वली उल्लाह आंदोलन किसे कहा जाता है? तो बहावी आंदोलन को ही वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य क्या था इस आंदोलन का, बहावी आंदोलन का? तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसके अलावा इस्लाम धर्म में जो कुरीतियाँ रहती हैं उनका सुधार करना, इसलिए मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन भी कहा जाता है बहावी आंदोलन। इसके अन्य नेता भी पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन से नेता जो बहावी आंदोलन से संबंधित हैं? तो यहाँ पे विलायत अली हैं, इनायत अली हैं, मौलवी कासिम हैं, अब्दुल्ला हैं। तो ये सभी बहावी आंदोलन से संबंधित हैं, जो कि किसके अलावा थे? सैयद अहमद के अलावा ये लोग भी इसमें शामिल थे। विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम और अब्दुल्ला। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो आंदोलन था बहावी आंदोलन, ये एक इस्लामिक आंदोलन ही रह के, मतलब धार्मिक आंदोलन ही रहा। कभी ये राष्ट्रीय आंदोलन का रूप नहीं ले पाया। जो पूछा जाता है अक्सर, अगर स्टेटमेंट आ जाए तो अगर यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस में ये सब स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि ये आंदोलन कभी राष्ट्रीय आंदोलन बना था या नहीं, तो ये नहीं बना था। आगे बात करेंगे कूका आंदोलन की, जो कि 1840 से 72 तक चला था। क्षेत्र इसका पंजाब था कूका आंदोलन का। प्रमुख जो इसके नेता थे, इसकी शुरुआत की थी भगत जवाहर मल ने, जिनको सियान साहब भी कहा जाता है। सियान साहब और भगत जवाहर मल दोनों सेम व्यक्ति हैं। इसके अलावा बाद में इसको जो आगे बढ़ाया बालक सिंह ने बढ़ाया। जो इसको लोकप्रिय बनाया था वो राम सिंह कूका ने बनाया था। राम सिंह कूका ने इसको लोकप्रिय बनाया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म की जितनी भी बुराइयां हैं उनको समाप्त करना, जो भी अंधविश्वास है उनको खत्म करना। इसके अलावा अंग्रेजों की सत्ता को हटा के पूरी तरह से समाप्त करके सिख सत्ता को स्थापित करना। तो ये कूका आंदोलन पूरी तरह से अंग्रेजों का सफाया करना चाहता था। बाद में लास्ट में जाके राम सिंह कूका की मृत्यु हो जाती है रंगून में। ये निर्वासित जीवन में ही इनकी मृत्यु होती है राम सिंह कूका की 1885 में। और इन्होंने, ये पूछा जाता है कि रामधारी आंदोलन या रामधारी जो पंथ था वो किसने चलाया था? तो इन्हीं राम सिंह कूका ने, जो कि कूका
हुक्का आंदोलन से संबंधित थे। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में धार्मिक और सामाजिक सुधारों से संबंधित जितने भी आंदोलन अभी तक हुए हैं वो सभी कवर करेंगे। आपने अक्सर यूपी पीसीएस के एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखे होंगे, चाहे मैचिंग में या फिर स्टेटमेंट वाइज किसी पर्टिकुलर आंदोलन को लेकर कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो धार्मिक या फिर सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे उस टाइम पे, ये 18वीं 19वीं सदी का टाइम था, और इस टाइम ये जो आंदोलन चल रहे थे उनके कुछ कारण होंगे, उसी वजह से ये आंदोलन चलाए गए थे सुधारों से संबंधित। पहला कारण जो था कि उस टाइम पे हिंदू धर्म जो था वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो रहा था, शक्तिहीन हो रहा था, और उसी टाइम पे ईसाई मिशनरीज भी भारत में आ रही थी जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी भारत में, और हिंदू धर्म को नीचा दिखा रही थी। इसलिए हमारी धार्मिक सुधार की ज़्यादा आवश्यकता थी, इसलिए भी ये धार्मिक सुधार आंदोलन चले। और दूसरा जो प्रमुख कारण था वो ये था कि हिंदू धर्म के जो निचले तबके के लोग थे उनको सामाजिक सम्मान पूरी तरह से समाज में नहीं प्राप्त था, ना तो उनको सामाजिक सम्मान प्राप्त था, ना तो उनको आर्थिक सुविधाएं प्राप्त थी। लेकिन जब वो ईसाई बन जाते थे तो सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो जाती थी, इसलिए जो सम्मान वगैरह आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए वो लगातार ईसाई बन रहे थे, इसलिए धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एक प्रमुख यूरोपीय व्यक्ति ऐसे कौन थे जिसने भारतीय संस्कृति को महत्व दिया था। ये थे विलियम जोन्स, जिन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और इसमें क्या काम होता था, जितने भी हिंदू धर्म से रिलेटेड ग्रंथ होते थे उनका ट्रांसलेशन कराया जाता था इंग्लिश में, जिससे बाकी लोग भी इसको समझ पाएं। और बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ थे जिनका यहाँ पे ट्रांसलेशन करवाया गया था। और ये जो एशियाटिक सोसाइटी थी इसका स्थापना का ईयर पूछा जाता है तो 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सभी चीज़ें स्टेटमेंट वाइज भी यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने ये धार्मिक या फिर सामाजिक सुधार आंदोलनों को शुरू किया था, वो थे राजा राम मोहन राय। इनको कई नामों से जाना जाता है। नवजागरण के अग्रदूत इन्हें कहा जाता है, सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक इन्हें कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता इन्हें कहा जाता है, नव प्रभात का तारा इन्हें कहा जाता है। तो बहुत सारे इनके नाम हैं। इनका जन्म हुआ था बंगाल में 1774 में और मृत्यु हुई थी 1833 में। तो 1774 में इनका बंगाल में जन्म हुआ राजा राम मोहन राय का। और ये जो हैं पहले ये दीवान बने थे जॉन डिग्बी के। किसके दीवान बने थे? जॉन डिग्बी के दीवान बने थे। और 15 साल की आयु में ही इन्होंने एक अपना लेख प्रकाशित करवाया था जिसके कारण ये चर्चा में आ गए थे। उसके बाद ही ये दीवान बने थे जॉन डिग्बी के। और ये इस पद पर दीवान के पद पर 1803 से 1814 तक रहे थे। और यहीं पे इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हासिल किया, इसलिए ये बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले थे। अंग्रेजी इनकी बहुत अच्छी थी और भी भाषाओं के जानकार थे। पहला जो इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था, जो एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है तोहफात उल मुहद्दीन। तोहफात उल मुहद्दीन, इसका हिंदी में अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। ये एक ईश्वर को मानने वाले थे, एकेश्वरवाद पे ही विश्वास करते थे। और पूछा जाता है ये जो पुस्तक है ये किस भाषा में लिखी गई, तो फारसी में इन्होंने लिखी थी, तोहफात उल मुहद्दीन। नेक्स्ट यहाँ पे जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है राजा राम मोहन राय के बारे में, तो आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना की थी 1815 में। जो मेन चीज़ जहाँ पे ईयर लिखा मिले आपको उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस या फिर आरओ में क्रम में अरेंज करने को पूछा जाता है। तो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसके बाद इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी, जो कि 1816 में की थी वेदांत सोसाइटी की स्थापना। फिर इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की भी स्थापना की थी 1821 में। सभी ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिए कि राजा राम मोहन राय ने किस किस चीज़ की स्थापना की। पहले तो आत्मीय सभा की, फिर वेदांत सोसाइटी की, फिर कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक एक पुस्तक भी लिखी थी 1820 में, जो कि भारत में नहीं प्रकाशित हुई थी। कहाँ पे प्रकाशित हुई थी? तो लंदन में। जॉन डिग्बी जिसके ये दीवान रहे थे, उन्होंने ही, उनके प्रयासों से ही ये लंदन में बाद में 1820 में प्रकाशित हुई थी। तो ये है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक किसकी है? तो राजा राम मोहन राय की। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो यहाँ पे प्रमुख चीज़ है वो है ब्रह्म समाज की स्थापना, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी। और ये 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम था ब्रह्म सभा, बहुत जल्दी ही इसका नाम ब्रह्म समाज में कन्वर्ट कर दिया गया। आगे बात करेंगे, इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना करवाई थी कलकत्ता में। और ये काफ़ी जो क्रम पूछा जाता है उसमें हिंदू कॉलेज रहता है, आत्मीय सभा रहता है, तो इसका ईयर याद रखिएगा। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी? तो 1817 में की गई थी। इसको स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसके साथ मिलकर की थी? तो एक घड़ी साज थे, डच थे ये, डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में, कलकत्ता में ये स्थापना की गई।
नेक्स्ट बात करेंगे, इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो 1825 में की थी वेदांत कॉलेज की स्थापना। इनकी अवधारणा की क्या थी, क्या क्या ये मानते थे राजा राम मोहन राय? तो ये सती प्रथा के विरोधी थी, बहुत बड़े विरोधी थे सती प्रथा के। इन्हीं के प्रयासों से ही बाद में 1829 में जाके सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा विरोधी थे। इसके अलावा एकेश्वरवाद पे विश्वास करते थे, आस्तिकता मतलब ईश्वर की प्रार्थना पे ये विश्वास करते थे। इसके अलावा समाज सुधारक थे ये बहुत बड़े। इन्होंने जो सती प्रथा का विरोध किया था, ये किस पत्रिका में अपने ज़्यादा विरोध इन्होंने प्रकट किया था? तो वो था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी पत्रिका किसकी है? तो राजा राम मोहन राय की। नेक्स्ट बात करेंगे, इन्होंने जो है एक एक्ट आया था जूरी एक्ट, जिसमें हिंदू और धार्मिक जो विभेद किया जा रहा था कट्टरता पे, तो ये जो है जूरी एक्ट का विरोध इन्होंने किया था 1827 में। पूछा जाता है कि जूरी एक्ट का विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था 1827 में। संवाद कौमुदी जो इनकी पत्रिका थी, यहाँ पे जो बात की गई थी, वो संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1821 में किया गया था। किस भाषा की पत्रिका थी संवाद कौमुदी? तो बंगला पत्रिका थी। मिरातुल अखबार इनका एक अखबार था, मिरातुल, जो कि किस भाषा में लिखा गया था? तो फारसी भाषा का ये अखबार होता था मिरातुल अखबार, जिसका प्रकाशन 1822 में किया गया था। यहाँ पे सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि मिरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो फारसी में होता था। नेक्स्ट बात करेंगे, इनकी जो राजा की उपाधि थी, पहले इनके पास राजा की उपाधि नहीं थी। अकबर द्वितीय ने, जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। बाद में 1830 में इन्हीं अकबर द्वितीय ने अपना दूत बनाकर इन्हें इंग्लैंड भी भेजा था। यही इंग्लैंड पे जाके इन्होंने जो सती प्रथा के अंत के लिए जो वहाँ पे बात उठाई थी अपनी, बहुत सारे समाज सुधारक जो इंडिया में सुधार से संबंधित बहुत से काम इन्होंने इंग्लैंड में जाके किए थे। बाद में वहीं पर ही 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल कहाँ पर है? तो इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में ही इनकी लास्ट में 1833 में मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म से भी प्रभावित थे, हालांकि उन्होंने कभी भी ईसाई धर्म को ग्रहण नहीं किया था। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे थे कि ये ईसाई धर्म अपना लेंगे, इंग्लैंड जाके अपना लेंगे, लेकिन लास्ट तक इन्होंने ईसाई धर्म को नहीं अपनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रह्म समाज का विकास उसके बाद कैसे हुआ? जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, उसके बाद 1843 में ब्रह्म समाज का नेतृत्व आ गया देवेंद्र नाथ टैगोर के पास। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? तो वही रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने इससे पहले तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना कराई थी 1839 में। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करवाई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। बाद में इनको नेतृत्व मिला ब्रह्म समाज का। और ये जो तत्वबोधिनी सभा पहले थी, जिसमें देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इसमें कौन कौन और प्रमुख व्यक्ति थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, अश्विनी कुमार दत्त थे। तो जब देवेंद्र नाथ टैगोर इसका नेतृत्व मिल गया ब्रह्म समाज का इन्हें, तो उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी ब्रह्म समाज में आ गए, अश्विनी कुमार दत्त का भी दिमाग ब्रह्म समाज में लग गया। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग ब्रह्म समाज में आके मिल गए। नेक्स्ट बात करेंगे, अब कुछ समय के बाद जो ब्रह्म समाज था, इसमें केशव चंद्र सेन भी शामिल हो गए। जब केशव चंद्र सेन इसमें आ गए तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनको आचार्य बना दिया, केशव चंद्र सेन को। तो केशव चंद्र सेन कब इसके आचार्य बने थे? 1858 में। देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन जो हैं इसके आचार्य बन गए। केशव चंद्र सेन का रवैया जो था उदारवादी था, ये उदारवादी दृष्टिकोण के थे। और देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे ये थोड़ा कट्टरवादी थे। तो इसलिए केशव चंद्र सेन के टाइम पे बहुत फला फूला ब्रह्म समाज बहुत प्रचलित हो गया, जगह जगह संस्थाएं बन गई ब्रह्म समाज की। लेकिन कुछ टाइम के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने थोड़ा सा दोनों के बीच में मतभेद हो गया और केशव चंद्र सेन को हटा दिया गया आचार्य के पद से, देवेंद्र नाथ टैगोर के ही द्वारा 1865 में केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज के आचार्य के पद से हट गए। बाद में अलग होकर केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो पूछा जाता है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने 1865 में ही भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब पहले वाला जो ब्रह्म समाज था उसको आदि ब्रह्म समाज कह दिया जाता है, और जो ये बाद वाला केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाया गया इसको भारतीय ब्रह्म समाज कहा जाता है। केशव चंद्र सेन और भारतीय ब्रह्म समाज के बीच में फिर से फूट पड़ी। जो इन्होंने बनाया था अपना भारतीय ब्रह्म समाज, उसमें से भी इनको हटना पड़ा। क्यों हटना पड़ा? क्योंकि केशव चंद्र सेन पहले इन्होंने कहा था कि छोटी उम्र की लड़कियों की शादी नहीं करना चाहिए बड़े उम्र के लोगों से। तो जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं उनकी विवाह पर रोक लगाई थी। एक एक्ट भी पारित कराया गया था इन्हीं केशव चंद्र सेन के ही प्रयासों के द्वारा। लेकिन बाद में अपनी ही 12 साल की बेटी की शादी इन्होंने बिहार के कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया, जिससे इनका विरोध किया गया। केशव चंद्र सेन का काफी विरोध हुआ और ये जो है भारतीय ब्रह्म समाज जो इन्होंने खुद से बनाया था उससे भी ये निकल गए, उससे भी हट गए।
उसके बाद इन्हीं के अनुयायियों ने, केशव चंद्र सेन के अनुयायियों ने, उनमें से शिवनाथ शास्त्री ने और आनंद मोहन बोस ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने 1878 में ये स्थापना की गई थी साधारण ब्रह्म समाज की। इससे पहले केशव चंद्र सेन ने जो बनाया था वो भारतीय ब्रह्म समाज था। तो 3 तरह के ब्रह्म समाज हो गए। एक पहला जो ब्रह्म समाज बना था, फिर भारतीय ब्रह्म समाज बना केशव चंद्र सेन के द्वारा, फिर साधारण ब्रह्म समाज बना जो कि शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा बना। नेक्स्ट बात करेंगे, अब ब्रह्म समाज की बात खत्म। यहाँ पे वेद समाज एक आता है। वेद समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1864 में की गई थी, मद्रास में की गई थी। और ये जो वेद समाज था ये प्रभावित था ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज से किस तरह से प्रभावित था कि के श्रीधरालू इसके संस्थापक थे और ये आए थे एक बार कलकत्ता की तरफ, बंगाल की तरफ आए थे। वहाँ पे इन्होंने केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर जाके दक्षिण भारत में ये वेद समाज की स्थापना की। इसीलिए इस वेद समाज को एक और नाम से जाना जाता है, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। तो स्टेटमेंट ऐसा आ सकता है कि वेद समाज की स्थापना कब की गई? 1864 में। संस्थापक कौन थे? तो के श्रीधरालू नायडू। इसकी स्थापना जो है मद्रास में की गई थी। इसी को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, वेद समाज को। नेक्स्ट है यहाँ पर परमहंस मंडली। जितने में भी यहाँ पर टिक लगा है सभी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। परमहंस मंडली की स्थापना कब की गई थी? 1849 में। बंबई में स्थापना की गई थी 1849 में परमहंस मंडली की। इसके संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। इनकी सहायता किसने किसने की थी? तो बालकृष्ण जयकर ने की थी, दादोबा पांडुरंग ने की थी। मुख्य रूप से इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पे की गई थी? बंबई में। कब की गई थी? 1849 में। यही सब हम जो है क्विजेज वगैरह में भी कर लेंगे, जो कि आप पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो क्विजेज में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रार्थना समाज की। तो स्थापना की बात करें तो 1867 में इसकी स्थापना हुई थी बंबई में, 1867 में। संस्थापक कौन थे? तो इसके भी संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। लेकिन प्रार्थना समाज को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा प्रचलित किसने किया था? तो महादेव गोविंद रानाडे ने। महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज को प्रचलित बनाया, लोकप्रिय किया। स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो महादेव गोविंद रानाडे थे, इन्हीं के द्वारा दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की भी स्थापना कराई गई थी। ये ईयर पूछ लिया जाता है या फिर अरेंज करने को आ जाता है। तो 1884 में स्थापना की गई थी दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की रानाडे के द्वारा। इसके अलावा एमजी रानाडे ने ही विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो एमजी रानाडे ने की 1891 में। नेक्स्ट बात करेंगे आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती और इन्हीं को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। भारत के मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। बचपन का नाम इनके था मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और इन्होंने एक पताका लहराई थी, आगरा में ये पताका लहराई गई थी, पाखंड खंडिनी पताका। ये जो है बाकी लोगों से, जो मुस्लिम वगैरह समुदाय से संबंधित थे या फिर और जो पौराणिक लोग थे, उनसे जो है शास्त्रार्थ वगैरह बहुत करते थे, इसीलिए इसको कहा जाता था पाखंड खंडिनी पताका। इन्होंने लहराई थी अपनी आगरा में। कब ये लहराई थी? तो 1863 में आगरा में। नेक्स्ट बात करेंगे, बाद में इसका जो मुख्यालय बना था 1875 में, तो इसकी स्थापना हुई आर्य समाज की। बाद में इसका जो मुख्यालय बना था वो लाहौर में बना था 1877 में। तो आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये लाहौर में है। स्थापना कहाँ पे की गई थी? बंबई में 75 में। नेक्स्ट बात करेंगे, इनका प्रमुख नारा जो था वेदों की ओर लौटो। इसके अलावा शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था, जिसके द्वारा जो लोग कन्वर्ट हो गए थे ईसाई धर्म वगैरह में, वापस से उन्हें हिंदू बनाया जा रहा था और जो अपनी पुरानी संस्कृति थी उसको याद दिलाया जा रहा था। इसीलिए वेदों की ओर लौटो की बात इन्होंने कही थी। इनकी एक प्रमुख पुस्तक भी थी, अभी भी है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी पुस्तक है। वेद भाष्य भी इन्होंने लिखा था। इन्होंने ही पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया था। इन्होंने ही कहा था स्वराज से बढ़ के कुछ नहीं है, कितना भी अच्छा विदेशी शासन हो उससे अच्छा हमारा स्वराज है। इन्होंने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था गोरक्षा समिति। गोरक्षा समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बाद में 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1883 में अजमेर में इनकी मृत्यु होती है। इनके मरने के बाद, इनकी मृत्यु होने के बाद स्वामी जी के दो तरह का मतभेद हो गया था। कुछ लोग कहते थे इनकी जो शिक्षाएं हैं या फिर जितनी भी शिक्षाएं वो हिंदी भाषा में हो, और कुछ इनके अनुयायी थे जो कहते थे कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तो अंग्रेजी समर्थक और हिंदी समर्थक दो तरह के स्कूल इनके चलते हैं। एक है अंग्रेजी समर्थकों वाला जो लाला हंसराज इसके समर्थक थे। लाला हंसराज ने कहा इंग्लिश भाषा में शिक्षा होनी चाहिए, तो इसीलिए जो डीएवी कॉलेज वगैरह होते हैं, आपने डीएवी स्कूल देखा होगा, जिसे कहा जाता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो दयानंद एंग्लो वैदिक वाला जो था, इसकी स्थापना पहली बार लाहौर में की गई थी
1886 में, 1886 में पहली बार अंग्रेजी समर्थक जो थे लाला हंसराज, उनके द्वारा लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई। जो हिंदी समर्थक लोग थे उनमें आते हैं स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज से संबंधित थे और हिंदी भाषा के समर्थक थे। इनके द्वारा गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि कांगड़ी कहाँ पर है, हरिद्वार उत्तराखंड में है। यहाँ पे 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि हिंदी समर्थक में था। और श्रद्धानंद जो है कट्टर एक आर्य समाजी थे। नेक्स्ट बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1897 में, 1897 में स्थापना की गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेल्लूर में, जो कि पश्चिम बंगाल में वेल्लूर में इसकी स्थापना की गई। ये पश्चिम बंगाल वाला वेल्लूर है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था और इनका जन्म हुआ था 1862 में, मृत्यु हुई थी 1902 में। 1862 में इनका जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। और इनका जो नाम था स्वामी विवेकानंद, ये किसके सुझाव पर इन्होंने अपना ये नाम रखा था? तो खेतड़ी के राजा ने इन्हें कहा था, स्वामी विवेकानंद बोला था। और पहले इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट बात करेंगे, एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने कभी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। बाकी जितने आप धर्म वगैरह देखेंगे, जितने भी यही समाज देखेंगे, सब में मूर्ति पूजा का जो है खंडन किया गया है। लेकिन जो है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने कभी भी मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया है। शिकागो में एक सम्मेलन हुआ था जिसको कहा जाता है प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन। जब हुआ था शिकागो में, अमेरिका में, तब ये वहाँ पे गए थे। उसके बाद ही ये फेमस हुए थे, 1893 में वहाँ पे गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी। तो वेदांत सोसाइटी पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है, कहाँ पे स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा न्यूयॉर्क में की गई 1896 में, 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। उसके बाद जो ये सेकंड विश्व धर्म सम्मेलन था उसमें भी ये गए थे। पहला तो सबको याद रहता है शिकागो में गए थे, पहले प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में 93 में जब गए थे। उसके बाद सेकंड वाले में भी गए थे, जो कि पेरिस में हुआ था 1900 में, सन 1900 में गए थे पेरिस। नेक्स्ट बात करेंगे, इनको जो है नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। सभी लोग इनको बहुत अच्छे से मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सबके प्रिय हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को। नेक्स्ट बात करेंगे, बाद में इनकी मृत्यु के बाद सिस्टर निवेदिता, जो एक आयरिश महिला थी, उन्होंने ही इनके जो विचार थे, जो रामकृष्ण परमहंस के विचार थे या फिर स्वामी विवेकानंद के विचार थे, उसको जो है प्रसिद्धि दिलाई, उसको प्रचारित किया। तो ये किसका योगदान है? सिस्टर निवेदिता का, जो कि आयरिश महिला थी। नेक्स्ट बात करेंगे, आयरलैंड से संबंधित थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना हुई थी, बम्बई में स्थापना हुई थी। और यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ही हुई है, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई है। संस्थापक सदस्य कौन थे? तो एक रूसी महिला जिनका नाम था ब्लॉट्सवस्की और एक अमेरिकी सैनिक जिनका नाम था कर्नल अलकाट। दोनों लोगों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, न्यूयॉर्क में की थी। और ये लोग जो हैं, ये दोनों लोग, ये भारत कब आए थे? तो 1879 में, 1879 में ये लोग भारत पहुंचे। और भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था? तो अड्यार में बनाया गया था, जो कि मद्रास में है। तो अड्यार में इसका मुख्यालय बनाया गया, मद्रास में 1882 में। स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में। भारत में इसका मुख्यालय 1882 में बना था। अब एनी बेसेंट इसमें कब शामिल हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी में? तो ये शामिल हुई थी 1888-89 में। 88-89 में एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी, बाद में इसकी अध्यक्ष भी बनी थी। और ये भारत कब आई एनी बेसेंट? तो 1893 में आई थी, जब ये विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो गई थी। उसके बाद ही हिंदू धर्म से प्रभावित हुई और भारत आई थी ये। तो एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 1893 में। नेक्स्ट बात करेंगे, एनी बेसेंट ने एक कॉलेज की स्थापना की गई थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में। नेक्स्ट बात करते हैं धर्म सभा। यहाँ पे छोटी छोटी से कुछ अन्य आंदोलन हैं, अन्य सभाएं हैं। धर्म सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1830 में की गई थी, बंगाल में की गई थी। और धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे संस्थापकों के नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव हैं। और राधाकांत देव सती प्रथा का समर्थन करते थे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर धर्म सभा जो थी ये सती प्रथा का समर्थन करती थी, बाकी लोग सती प्रथा का विरोध करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे राधा स्वामी आंदोलन। इसकी स्थापना की गई थी 1861 में, 1861 में। और राधा स्वामी आंदोलन कई बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आगरा में इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल शास्त्री इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट बात करेंगे देव समाज की। देव समाज की स्थापना की गई थी 1887 में, 1887 में। और देव समाज जो है इसका जो मुख्यालय बना था वो लाहौर में बना था। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? तो यहाँ पे शिव नारायण अग्निहोत्री थे। संस्थापक कौन थे इसके? शिव नारायण
अग्निहोत्री थे। और ये जो देव समाज था ये मांस और मदिरा सेवन की बहुत ज़्यादा निंदा करता था, जो इसका मुख्य उद्देश्य था मांस मदिरा सेवन की निंदा करना। 1887 में देव समाज की स्थापना लाहौर में की गई थी शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, या फिर इसी को भारत सेवक संघ भी कहा जाता है। इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी 1905 में। संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 में बम्बई में स्थापना हुई द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। नेक्स्ट है सोशल सर्विस लीग, जिसे सामाजिक सेवा संघ भी कहा जाता है। सोशल सर्विस लीग ही लगभग लिखा रहता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1921 में। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1921 में, काफी इंपॉर्टेंट है ये, बंबई में की गई थी। संस्थापक कौन थे? तो नारायण मल्हार जोशी। नारायण मल्हार जोशी, या फिर NM जोशी भी लिखा रहता है। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना NM जोशी ने की थी बंबई में। नेक्स्ट बात करेंगे सेवा समिति। इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी 1914 में। संस्थापक कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू इसके संस्थापक थे सेवा समिति के। अब सेवा सदन की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में। 1885 में बंबई में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो VM मालाबारी थे। VM मालाबारी थे। नेक्स्ट बात करेंगे शारदा सदन की, जो कि एक विधवा आश्रम था। इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थी इनकी? तो पंडिता रमाबाई इसकी जो संस्थापक थी शारदा सदन की, जो कि एक विधवा आश्रम था। नेक्स्ट बात करेंगे यंग बंगाल आंदोलन। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन, इसका कोई एक फिक्स टाइम नहीं है यंग बंगाल आंदोलन का। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे। हिंदू कॉलेज में ये अध्यापक थे हेनरी विवियन। तो 1826 से 1831 के बीच में ये अध्यापक रहे थे हिंदू कॉलेज में। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट बात करते हैं रहनुमाई मजद यासन सभा, जो कि पारसी सुधार से संबंधित एक सभा थी। इसकी स्थापना 1851 में बंबई में की गई थी 1851 में। और इसके संस्थापक सदस्यों में जो सबसे मेन थे वो थे दादा भाई नौरोजी, जो कि एक पारसी थे। पारसी सुधार से संबंधित ये सभा थी। और इसके अलावा इसमें शामिल थे RK कामा और SS बंगाली। मेन रूप से दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट बात करेंगे अलीगढ़ आंदोलन की, जो एक पर्टिकुलर आंदोलन नहीं था, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। क्योंकि सर सैयद अहमद खान जो बाद में 1876 के बाद से ये अलीगढ़ में ही रहते थे, इनका मेन स्थान अलीगढ़ ही था, इसीलिए इसे अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है। और सर सैयद अहमद खान ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। और इसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीजें की। 1875 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना करवाई थी, जो कि बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था। इसके अलावा इन्होंने कुरान पर टीका लिखी थी। ये सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड UPPSS में या फिर RO में। इसके अलावा इन्होंने पत्रिका लिखी थी, फारसी भाषा में ये पत्रिका थी, तहजीब उल अखलाक इनकी पत्रिका थी, जो कि फारसी भाषा की थी। इसके अलावा इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना कराई थी 1864 में। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने कराई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये सर सैयद अहमद खान ने कराई थी। नेक्स्ट बात करेंगे मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1863 में की गई थी। 1863 में कलकत्ता में स्थापना हुई थी। 1863 में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? अब्दुल लतीफ़। लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक अब्दुल लतीफ़ थे। नेक्स्ट है यहाँ पर अहमदिया आंदोलन, या फिर इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है, दोनों लिखा मिल सकता है, अहमदिया या फिर कादियानी। संस्थापक इसके कौन थे? तो मिर्जा गुलाम अहमद थे। स्थापना कब की गई थी? 1889। और गुरदासपुर पंजाब में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की गई थी मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे देवबंद आंदोलन। इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इसकी स्थापना हुई थी देवबंद आंदोलन की। और इसके संस्थापकों में कौन कौन था? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी थे और रशीद अहमद गंगोही थे। मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। सहारनपुर का ये आंदोलन था, देवबंद आंदोलन 1866 में ये चलाया गया था। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी धार्मिक आंदोलन थे यहाँ पर कवर हो गए, सामाजिक आंदोलन थे, सभी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। UPPSS की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए 7355459135 पे व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं, जिसमें आपको हैंड रिटेन नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बंगाल की संस्थाएं देखेंगे। पहला है यहाँ पर बंग भाषा प्रकाशक सभा, जो कि 1836 में बनी थी। 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा बनी थी। यहाँ पे जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी सभी मैंने मेंशन कर दी हैं। और इसके संस्थापक कौन थे बंग भाषा प्रकाशक सभा के? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने इस सभी चीज़ों की, जो राजनीतिक पार्टियाँ थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, उसकी शुरुआत की थी। तो पहली यहाँ पे पहल जो थी राजा राम मोहन राय की थी। इसका उद्देश्य क्या था बंग भाषा प्रकाशक सभा का? तो जितने भी काम सरकारी क्रियाकलाप होते थे उनकी समीक्षा करना। अगर उसमें किसी
किसी तरह का सुधार करना है तो उसके लिए प्रार्थना पत्र भेजना इस संस्था का काम था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लैंड होल्डर्स सोसाइटी या फिर इसको कहते थे जमींदारी एसोसिएशन, जो जमींदारों का प्रतिनिधित्व करती थी संस्था। 1836 में ये भी बनी थी। इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर जो कि मेन थे। इसके अलावा जितने भी अन्य जमींदार थे उनके साथ वो सभी इसमें शामिल थे, जिसमें प्रमुख नाम आता है राधाकांत देव का। लैंड होल्डर्स सोसाइटी का अगर सचिव पूछा जाए तो प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। इसके अलावा एक अंग्रेज सचिव भी इसमें शामिल थे जिनका नाम था विलियम क्राबी। विलियम क्राबी भी इसमें शामिल थे। लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी अपनी तरह की पहली ऐसी संस्था थी जो पूरी तरह से सुसंगठित थी, मतलब ये एक नियम के साथ चलती थी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन? द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर। नेक्स्ट बात करेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे जितनी भी संस्था जो है मेंशन की जा रही है पहले भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, यूपी पीसीएस में भी, आरओ में भी। इसमें ईयर वगैरह मैचिंग करने को आते हैं या फिर किसी संस्थापक का नाम दे दिया या किसी प्रमुख व्यक्ति का नाम दे दिया जो इससे संबंधित होंगे, तो मैचिंग करने को ये चीज़ें पूछी जाती हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जॉर्ज थॉमसन थे। इसके अलावा एक प्रमुख व्यक्ति इसमें और शामिल है, प्यारी चंद्र भी इसी से संबंधित थे। इसके अलावा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का काम क्या था? ये जो संस्था थी ये जमींदारी प्रथा की आलोचना करती थी। इससे पहले जो हमने लैंड होल्डर्स वाला देखा था वो जमींदारी प्रथा का सपोर्ट करती थी, जमींदारों का सपोर्ट करती थी, लेकिन ये वाली संस्था जमींदारी प्रथा की आलोचना करती थी। इसके अलावा किसानों की हित की बात भी इसने की थी। ये थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कि 1851 में बना था। इसके संस्थापक थे राधाकांत देव। जब लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो हमने इससे पहले दोनों देखी ये धीरे धीरे जो है खत्म होने लगी, तो इनको दोनों को मिला दिया गया और दोनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में बनाया गया। और ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था इसके संस्थापक कौन कहे जाते हैं? तो राधाकांत देव कहे जाते हैं, जो कि लैंड होल्डर सोसाइटी में हमने देखा था एक मेन व्यक्ति थे। अब राधाकांत देव अगर लैंड होल्डर सोसाइटी से संबंधित है तो ये संस्था भी जमींदारों का सपोर्ट करेगी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो बनती है 1851 में, ये फिर से जो है जमींदारों का सपोर्ट करती है, जमींदारों की हितों के संरक्षण के लिए बनी थी। इसके अलावा इसने प्रमुख काम कुछ किए थे। नील विद्रोह जांच के लिए आयोग गठित करने की मांग इसने की थी। इसके अलावा आयकर जो लगाया गया था 1860 के दौरान, जो आयकर लगाया गया था उसका भी इन्होंने विरोध किया था, इस वाली सोसाइटी ने, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने 1851 में। नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन लीग। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके संस्थापक का नाम क्या है? तो शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक थे, जो कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक भी थे। इस जो इंडियन लीग बनी थी इसका उद्देश्य क्या था कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना इंडियन लीग का प्रमुख उद्देश्य था, जो कि 1875 में बनी थी। संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर संस्थापक के नाम, कहाँ की संस्था है? तो बंगाल की संस्था है और किस सन में ये स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, जो कि 1875 में बना था, 1875 में। इसके संस्थापक जो थे आनंद मोहन बोस थे। बाद में इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी शामिल हो जाते हैं। जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल हो गए थे उसके बाद जो है ये ज़्यादा फला फूला था, इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। उसके बाद इन्होंने अलग एसोसिएशन भी अपना बनाया था। तो इसके संस्थापक अगर पूछा जाए तो आनंद मोहन बोस थे 1875 में, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन के। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1876 में बना था। इससे पहले हमने देखा था 1875 में एक इंडियन लीग भी बना था। इंडियन लीग ये वाला है। इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष हैं और यहाँ पे जो है ये है इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1876 में बना। इसके संस्थापक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। यही कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन वाले दोनों संस्थापक थे। यही दोनों इसके भी संस्थापक हैं, इंडियन एसोसिएशन के भी। तो यहाँ पे मेन व्यक्ति हो जाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सचिव कौन बन जाता है? तो सचिव बन जाते हैं आनंद मोहन बोस। ये संस्था जो थी इंडियन एसोसिएशन, ये शिक्षित वर्ग का एक प्रतिनिधित्व करती थी। तो एक मेन संस्था थी शिक्षित वर्गों की, मध्य वर्ग की विशेषकर ये संस्था थी। इसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की निंदा की। इसके अलावा आर्म्स एक्ट जो लगाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, उसकी भी इन्होंने निंदा की थी, उसका भी विरोध किया था। तो इसके लिए आंदोलन वगैरह भी इंडियन एसोसिएशन के द्वारा चलाए गए थे। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किसने किसकी निंदा की थी, किसने किसका विरोध किया था। नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडियन एसोसिएशन का, वो 1883 में हुआ था, अल्बर्ट हॉल कलकत्ता में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें दूसरा वाला कॉन्फ्रेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब दूसरा वाला कॉन्फ्रेंस हो रहा था 25 दिसंबर 1885 में, तभी बम्बई में कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। तो ये चीज पूछ ली जाती है कि कौन से ऐसे प्रमुख नेता थे कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस टाइम पे ये कहाँ थे? तो ये थे कलकत्ता में, इसलिए शामिल नहीं हो पाए थे। बाद में जो इंडियन एसोसिएशन होता है ये बाद में फिर से कांग्रेस में मिल जाता है काफी टाइम के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं
सिविल सर्विसेज आंदोलन जो कि 1877 में चलाया गया था। अब इसमें थोड़ा सा चीजें यहाँ पे देखनी है हमको सीक्वेंस। भारतीयों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश कब से लागू हुआ था? तो 1853 से। 1853 के बाद भारतीय भी आईसीएस की परीक्षा दे सकते थे, इससे पहले केवल अंग्रेज देते थे। 1861 में परीक्षा देने की जो अधिकतम आयु थी वो थी 22 वर्ष। उसके बाद पहले जो हमारे आईसीएस ऑफिसर बनते हैं भारतीय, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि 1863 में बनते हैं। ये सभी ईयर इंपॉर्टेंट है। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले आईसीएस ऑफिसर बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 1866 में इसकी उम्र को, जो अधिकतम उम्र 22 वर्ष थी, उसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया जाता है 1866 में। इसके अलावा इसके बाद में 1869 में 1869 में 4 भारतीय जो हैं चयनित होते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित 4 भारतीय जो हैं आईसीएस की परीक्षा में चयनित होते हैं। लेकिन ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जब ये कलकत्ता के कलेक्टर थे, उसी टाइम पे इनको बर्खास्त कर दिया गया था, कुछ कारण बता के, कुछ गलत सलत आरोप लगाकर इनको जो है बर्खास्त कर दिया गया 1874 में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी चयनित हुए थे 69 में, उसके बाद 74 में इनको हटा दिया गया इनके पद से। तो इसीलिए ये सब आंदोलन हो रहे थे। बाद में 1877 में ये जो सिविल सेवा परीक्षा थी, इसकी आयु को भी घटा दिया गया। अधिकतम आयु अब 19 साल कर दी गई थी 1877 में, जो कि भारतीयों के लिए काफी कठिन हो जाता था परीक्षा को पास करना। इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया था, सिविल सेवा परीक्षा आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा चलाया गया था। कलकत्ता के टाउन हॉल में इन्होंने एक सभा बुलाई थी 1877 में, इसी को कहा जाता है सिविल सेवा आंदोलन। फिर काफी बाद में जाके 1923 में जो है सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी होने लगी। पहले केवल इंग्लैंड में होती थी, अब भारत में भी 1923 से होने लगी थी। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये चीजें यहाँ पे देख लीजिए, कब ये हुआ था सिविल सर्विसेज आंदोलन? 1877 में। नेक्स्ट बात करते हैं बम्बई की जितनी भी संस्थाएं थी। पहली यहाँ पे जो प्रमुख संस्था है वो है बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन कब बनी थी? 1852 में। और ये दादा भाई नौरोजी द्वारा जितनी भी संस्थाएं स्थापित की गई थी, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो बम्बई एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो ये जो थे नरमपंथी लोग जो होते थे, वो प्रार्थना पत्र के द्वारा तरह तरह के ज्ञापन भेज के, मतलब लिबरली जो है सभी चीजों को सही करना चाहते थे। तो दादा भाई नौरोजी भी उसी टाइप के थे। इनका उद्देश्य क्या था? सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना और जो नियम और नीति थे उसके बारे में सरकार को सुझाव देना। ये काम था बम्बई एसोसिएशन का, जिसकी स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1885 में की गई, 1885 में। संस्थापक कौन थे इसके? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक। ये जितने नाम है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि निम्न में से कौन बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में शामिल नहीं था। तो लगभग यही ऑप्शन में नाम दिए रहते हैं, एक आध एक्स्ट्रा दे दिया रहता है। तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक। इसके अलावा पहली बैठक जब इसकी हुई थी, तब इसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसके अध्यक्ष बने थे जमशेद सिंह जीजी भाई। जमशेद जीजी भाई जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट बात करते हैं पूना सार्वजनिक सभा की। इसमें इसकी स्थापना हुई थी 1870 में। संस्थापक कौन कौन थे? तो एमजी रनाडे इसमें शामिल थे, गणेश वासुदेव जोशी थे, एसएच चिपलुंकर इसमें शामिल थे। तो ये 3 प्रमुख व्यक्ति थे इसमें। और ये जो संस्था थी, ये मध्य वर्ग का नेतृत्व करती थी। इसके अलावा जमींदारों का और व्यापारियों का नेतृत्व ये करती थी संस्था। मध्य वर्ग, जमींदार और व्यापारी, इसलिए किसान जो है इससे ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते थे पूना सार्वजनिक सभा से। नेक्स्ट है यहाँ पर मद्रास की जितनी भी संस्थाएं थी उसको देख लेते हैं। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1852 में, 1852 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था गुजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी। तो ये जो है मद्रास एसोसिएशन के संस्थापक थे। इसके अध्यक्ष थे CY मुदलियार और सचिव थे V रामानुजाचारी। तो ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है तीनों नाम? तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। और ये क्वेश्चन जो तीनों नाम है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। मद्रास महाजन सभा के जो संस्थापक थे उसमें थे MV राघवाचारी, G सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू, G सुब्रमण्यम अय्यर और राघवाचारी इसके संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लंदन में भी कुछ संस्थाएं स्थापित की गई थी। तो इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर लंदन इंडियन कमेटी, इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। संस्थापक कौन थे? तो पुरुषोत्तम मुदलियार इसके संस्थापक थे। अगला है यहाँ पर लंदन इंडिया सोसाइटी, जो की स्थापना हुई थी 1865 में। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये लंदन इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट यहाँ पे है इंडिया ईस्ट एसोसिएशन, 1866 में इसकी स्थापना की गई, एक ही साल के बाद। तो इसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। लंदन में ही इसकी भी स्थापना की गई थी। तो दोनों के यहाँ पर दादा भाई नौरोजी हैं, दोनों याद रखना है। यहाँ पे एक चीज और पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में और कौन प्रमुख व्यक्ति थे? तो इसमें थे जमशेद जीजी भाई, इसके अलावा फिरोज शाह मेहता, HVM वागले।
तो ये तीनों नाम किससे संबंधित है? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के से, जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से ब्रिटिश काल में जो शिक्षा का विकास हुआ 1947 तक, वो सभी चीजें इसमें देखेंगे। खास करके जो आयोग वगैरह बने, जो समितियां बनी, वो इसमें कवर करेंगे। तो भारत में मदरसा की स्थापना पहली बार जो कलकत्ता में की गई थी, मदरसा की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे की गई थी। ये ब्रिटिश काल की केवल बात की जा रही है। और ये कब स्थापना हुई थी इस मदरसे की? तो 1781 में। यहाँ पे ईयर वगैरह भी इंपॉर्टेंट होगा पूरे वीडियो में। तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी। भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी कलकत्ता में 1784 में। लेकिन इस टाइम पे गवर्नर अगर पूछ लिया जाए कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग ही उस टाइम पे गवर्नर था। 1784 में स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। और ये जो एशियाटिक सोसाइटी थी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये था कि जो हमारे संस्कृत वाले ग्रंथ होते थे, अंग्रेजी में उसको कन्वर्ट किया जा रहा था, ट्रांसलेट करने का काम था एशियाटिक सोसाइटी का। तो इसके अंतर्गत कई सारे ऐसे व्यक्ति थे जिसने हमारे ग्रंथों को कन्वर्ट किया, इंग्लिश में अनुवाद किया उसका। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम पूछ लिए जाते हैं। तो भगवत गीता को जिस अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया भगवत गीता को, उनका नाम है विल्किंस। और ये 1784 में पहला ये ट्रांसलेशन किया गया था, जब ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। उसी टाइम पे भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। फिर जो सेकंड आता है हितोपदेश। हितोपदेश का भी अनुवाद यहाँ पर विल्किंस ने ही किया था। ये 1787 में किया था, 1787 में किया था। उसके बाद दो ये ग्रंथ हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास ने लिखा था संस्कृत में। इसका अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था, जो कि एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। और ये अनुवाद का ईयर काफी पूछा जाता है। 1789 में ये स्थापना, ये अनुवाद इन्होंने किया था विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का। नेक्स्ट बात करेंगे गीत गोविंद की, जो कि संस्कृत में है। गीत गोविंद का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किसने किया? तो विलियम जोन्स ने ही किया था 1792 में। उसके बाद 1792 में इनकी मृत्यु हो जाती है विलियम जोन्स की। बाद में मनुस्मृति वगैरह का भी अनुवाद किया गया था इसी एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1792 में की गई थी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में किसने की थी? जोनाथन डंकन ने ये स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नाम है, जोनाथन डंकन। इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1792 में की। नेक्स्ट है यहाँ पर अंग्रेजी सिखाने का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था कि पूरे इंडिया में जो है एक स्कूल का एक जाल बिछना चाहिए जिसमें लोगों को अंग्रेजी सिखाई जाए। तो ये विचार सबसे पहले चार्ल्स ग्रांट के दिमाग में आया था। इसीलिए इनको जो है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहीं कहीं पे चार्ल्स ग्रांट लिखा होता है। वैसे अंग्रेजी शिक्षा की बात करें तो आगे आएगा भी मैकाले, उन्होंने दिया था ये अंग्रेजी शिक्षा वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आधुनिक शिक्षा आता है तो चार्ल्स ग्रांट जन्मदाता कहे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। इस कॉलेज में वो पढ़ाइयाँ होती थी जो अधिकारी बनाने के लिए होती थी पढ़ाइयाँ, जैसे ICS की जो पढ़ाई होती थी वो इस कॉलेज के माध्यम से दी जाती थी, उसकी शिक्षा फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक ये कॉलेज नहीं चला था। सन 1800 में बना था, किसी कारणवश ये 1802 में बंद भी हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का आवंटन कब किया गया था? भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए कब आए थे? तो ये 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा पहली बार 1 लाख रुपए दिए गए थे कि भारत में शिक्षा का विकास करिए। तो ये 1813 के चार्टर में दिया हुआ था। इसके अलावा 1813 के ही चार्टर में पहली बार जो ईसाई मिशनरियां आती थी ब्रिटेन से या फिर यूरोप से, ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश होने लगा था 1813 के चार्टर के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है भारत में? तो मैकाले को कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले को यहाँ पर कहा जाता है। और इन्हीं का आया था मैकाले मिनट्स, जो कि 1835 में आया था। ये 1835 है, 1935 नहीं है। तो ये 1835 में जो है ये आया था मैकाले मिनट्स। और ये 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू आया था। ये चार्टर आया था 1833 में और ये जो मैकाले मिनट्स आया था वो 1835 में आया था, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं इन्हीं के द्वारा, मैकाले के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी जिसका नाम है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इन्होंने कहा था, इसको कहते हैं हिंदी में अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत। और ये जो नीति है लागू किसके टाइम पे हुई थी? तो ऑकलैंड के टाइम पे, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे इसको लागू किया गया था एक सरकारी नीति के माध्यम से। ये सरकारी नीति बन गई थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसमें जो सबसे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जो पढ़े लिखे लोग रहते थे, जो अमीर लोग रहते थे, उनको जो है शिक्षा दी जाती थी। पढ़े लिखे क्या, जो अमीर वर्ग से आते थे उनको शिक्षा दी जाती थी और कहा जाता था उन्हीं के माध्यम से जो छन छन के रिस के जो शिक्षा है वो निचला जो तबका होगा उसके पास भी पहुंच जाएगी। तो ये थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं, एक स्थापना हुई थी एक कॉलेज की जिसका नाम है बिशप कॉलेज।
ये बिशप कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी डेविड हेयर के द्वारा और ये 1820 में इसकी स्थापना की गई थी। कई बार पूछ लिया जाता है बिशप कॉलेज का, मैचिंग वगैरह में आ जाता है, तो इसकी स्थापना 1820 में डेविड हेयर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हिंदू कॉलेज, जिसका नाम बाद में बदल के प्रेसिडेंसी कॉलेज रख दिया गया था। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी? तो ये 1815 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और हाइड ईस्ट के द्वारा। हाइड ईस्ट, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1815 में। अब आते हैं कुछ प्रमुख आयोग जिनके द्वारा शिक्षा में नई नई चीजें, नए नए परिवर्तन किए गए, भारत में शिक्षा का विकास किया गया। तो यहाँ पे पहला है चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसको भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा की एक अलग कहानी है, जो बड़ी चीजें हो जाती हैं उसको मैग्ना कार्टा बोल दिया जाता है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है ये एक तरह की समिति थी। ये कब बनी थी? तो ये 1854 में बनी थी। इस टाइम पे गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे गवर्नर था 1854 में। ये एक तरह की समिति बनी थी, ये 1854 की समिति थी। ये बनी किसके थ्रू बनी थी ये? तो 1853 का जो चार्टर आया था उसी के तहत ये समिति बनी थी। 1853 के चार्टर के तहत ये 1 साल बाद बनी थी 1854 में। इसके अध्यक्ष थे सर चार्ल्स वुड, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया था। इसमें टोटल 100 अनुच्छेद थे, 100 आर्टिकल्स टोटल दिए गए थे इस डिस्पैच में। और इसमें किस किस चीज पर फोकस किया गया था चार्ल्स वुड डिस्पैच में? तो पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य कला, पाश्चात्य जो दर्शन या फिर साहित्य होते थे उनका जो विकास करने की बात, भारत में उनका प्रचार प्रसार करने की बात इसमें की गई थी। इसके अलावा इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम क्या रखा गया था? तो अंग्रेजी में उच्च शिक्षा दी जाएगी, ऐसा इसमें बात कही गई थी। इसके अलावा देसी शिक्षा का, देसी भाषा का भी प्रचार प्रसार किया जाए, लेकिन जो उच्च शिक्षा है वो केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। इसके अलावा माध्यमिक और उच्च शिक्षा दोनों पर इसमें बल दिया गया था। स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की इसमें बात की गई थी। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलकत्ता का विश्वविद्यालय, बंबई का विश्वविद्यालय और मद्रास का विश्वविद्यालय इसी वुड डिस्पैच के माध्यम से बना था। ये किसकी तर्ज पर बना था? तो जो लंदन में विश्वविद्यालय है उसी की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय भारत में बने। और ये कब बने थे? 1857 में। जब ये चार्ल्स डिस्पैच आया था, ये आया था 1854 में, लेकिन जो ये बने थे विश्वविद्यालय ये 1857 में जाके बन पाए थे। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय भारत में बने 1857 में। नेक्स्ट बात करते हैं हंटर आयोग की। और इस टाइम पे गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। ये बना था हंटर आयोग 1882-83 के बीच में। इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था वो प्राथमिक शिक्षा पर किया गया था। पूछा जाता है सीधे सीधे हंटर आयोग के बारे में अगर स्टेटमेंट आ जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पर था, तो प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा फोकस था। इसके अलावा माध्यमिक पर भी ध्यान दिया गया था, लेकिन ज़्यादा फोकस प्राथमिक शिक्षा पर था। इसके अलावा इसमें निजी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन दिया गया था हंटर आयोग के माध्यम से, कि अगर कोई निजी क्षेत्र जो है शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कुछ करना चाहे तो वो कर सकता था। यहाँ पे 2 प्रमुख विश्वविद्यालय बने थे। पहला है पंजाब विश्वविद्यालय जो कि 1882 में बना था हंटर आयोग के तहत। दूसरा है यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि 1887 में बना था, 1887 में। इसके अलावा भारत का पहला विधि विश्वविद्यालय जो कानून से संबंधित विश्वविद्यालय है वो 1887 में बना था। बेंगलोर में बना था पहला विधि विश्वविद्यालय भारत का, जो कि हंटर आयोग के तहत उसी टाइम पे ये बना था। नेक्स्ट बात करेंगे रेले आयोग। रेले आयोग 1902 में आया था। इसमें अध्यक्ष थे टॉमस रेले, इसीलिए इसका नाम है रेले आयोग। गवर्नर उस टाइम पे था लॉर्ड कर्जन। गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसके अलावा जो रेले आयोग था इसमें अध्यक्ष जो टॉमस रेले थे, इसके अलावा 2 भारतीय सदस्य भी इसमें थे, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो ये थे गुरुपत दास बनर्जी और सैयद बिलग्रामी। गुरुपत दास बनर्जी और सैयद बिलग्रामी जो हैं 2 भारतीय सदस्य इसमें थे। ये जो रेले आयोग है इसमें जो जितने भी परिवर्तन किए गए ज़्यादा शिक्षा से संबंधित नहीं थे। शिक्षा के विकास के लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं किया गया। इसमें ज़्यादातर काम राजनीतिक परिवर्तन इसमें सबसे ज़्यादा किए गए, कि विश्वविद्यालय पे अनुदान कैसे दिया जाएगा या फिर जो उनका डिसीजन वगैरह है वो कौन लेगा। तो ये सभी इसमें राजनीतिक परिवर्तन किए गए थे। इससे पहले 1901 में कर्जन ने जो है एक सम्मेलन बुलाया था, जितने भी विश्वविद्यालय थे सबके अधिकारियों को बुला के शिमला में एक सम्मेलन किया था, जिसलिए इसका नाम पड़ गया था शिमला प्रस्ताव। उसी के बाद ये आया था, रेले आयोग बना था उसी के बाद, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे ट्रोल किया गया था, काफ़ी मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। ट्रोल तो अब होने लगा है, ट्रोल तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से होता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बुराइयां फैली थी कर्जन के बारे में कि आप जो है नियंत्रण जो है पूरा नियंत्रण अपने पास रख रहे हैं। तो इसलिए काफ़ी निंदा की गई थी यहाँ पर लॉर्ड कर्जन की। उसी के बाद ये रेले आयोग बना था। लेकिन इसमें भी क्या हुआ, तो इसमें भी जो सरकारी नियंत्रण है विश्वविद्यालयों का, विश्वविद्यालयों पर जो सरकारी नियंत्रण है वो बढ़ गया था। सरकार के पास ज़्यादा निर्णय करने की शक्तियाँ इसमें आ गई थी। इसके अलावा गवर्नर को एक विशेष अधिकार मिल गया था जो कि निषेधाधिकार था। इस निषेधाधिकार के द्वारा कोई भी फैसला अगर विश्वविद्यालय की कमेटी जो है आपस में लेती थी, उसको गवर्नर चाहे तो सीधे से मना कर सकता था कि आप
जो है ये फैसला नहीं ले सकते किसी विश्वविद्यालय में। तो ये सब जो है ज़्यादा दायित्व किसके पास, ज़्यादा जो कंट्रोल है वो सरकार के पास चला गया था इस आयोग के माध्यम से, रेले आयोग के माध्यम से। नेक्स्ट बात करेंगे सैडलर आयोग, ये बना था 1917 में और इस टाइम पे गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस टाइम पे गवर्नर था, 1917 की बात है ये। अध्यक्ष कौन था इसका, तो डॉक्टर एम सैडलर। जितने भी आयोग बने हैं उनके अध्यक्ष के नाम पर ही उनके नाम रख दिए जाते हैं, तो एम सैडलर ये आयोग था, इन्हीं के नाम पे रखा गया था। इसके अलावा 2 भारतीय सदस्य इसमें कौन थे, तो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद जो है सैडलर आयोग के भारतीय सदस्य थे। इसके अलावा ये आयोग मुख्यतः किस लिए गठित किया गया था, तो सबसे पहली बात ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो समस्याएं थी उसके अध्ययन के लिए सैडलर आयोग बना था 1917 में। इसमें कुछ और खास बात की गई थी, पहले 12th वाली क्लास होती थी उसको विश्वविद्यालय में काउंट किया जाता था, लेकिन यहाँ से सैडलर आयोग के थ्रू इसको स्कूली शिक्षा में डाल दिया गया, मतलब 12th तक स्कूली शिक्षा होगी, उसके बाद आप विश्वविद्यालय में जाइए। इसके अलावा इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए माध्यमिक बोर्ड का भी इसमें गठन किया गया सैडलर आयोग के माध्यम से। स्नातक वाला जो पाठ्यक्रम होता है ग्रेजुएशन वाला, उसको 3 वर्ष का रखा गया। इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया गया सैडलर आयोग में। उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई सैडलर आयोग के माध्यम से। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना उत्तर प्रदेश में सैडलर आयोग के माध्यम से की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपतियों की व्यवस्था की गई, मतलब हर विश्वविद्यालय में एक कुलपति होगा। मैसूर का जो विश्वविद्यालय था ये 1916 में बना था, इसके अलावा इसी टाइम पे, इसी के आसपास। इसके अलावा पटना का जो विश्वविद्यालय था 1917 में बना था। बनारस विश्वविद्यालय 1916 में बना। अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920 में बना। ढाका का विश्वविद्यालय 1921 में बना। इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में बना। ये जितने भी ईयर दिए गए हैं सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर अरेंज करने को आ जाता है कि निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय, उनके क्रम में अरेंज करिए या फिर कौन सा सबसे लास्ट में बना, कौन सा सबसे पहले बना, तो सबका ईयर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंच कैप आयोग इसके बाद बना था लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे ये बना था। गवर्नर जब लॉर्ड रीडिंग था उसी टाइम पे इंच कैप आयोग बना था शिक्षा के लिए। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो उसमें अगर इंच कैप आएगा तो वो भी शिक्षा से ही संबंधित है, याद रखिएगा। ये 1923 में बना था, इसमें कुछ खास बात नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हर्टोग समिति, ये लॉर्ड इरविन के टाइम पे बनी थी हर्टोग समिति और 1929 में बनी थी। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो हर्टोग समिति 1929 में बनी थी। इसमें जो सबसे ज़्यादा जोर था वो प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर था। इससे पहले जो हमने केवल प्राथमिक शिक्षा पर जोर वाला जो आयोग देखा था वो था हंटर कमीशन, हंटर आयोग, और इसके बाद ये हर्टोग समिति, इसमें भी प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। इसके अलावा ग्रामीण बच्चों को कहा गया कि ग्रामीण बच्चे जो होते हैं उनको केवल मिडिल तक स्कूल की शिक्षा दी जाए, उसके बाद की जो शिक्षा है वो व्यावसायिक शिक्षा हो। मिडिल स्कूल तक की शिक्षा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में उनको जो है व्यावसायिक शिक्षा दे दी जाए। इसके अलावा उच्च शिक्षा केवल उन्हीं को दी जाए जो योग्य हैं। उच्च शिक्षा सबके लिए नहीं थी इस समिति के माध्यम से, हर्टोग समिति के माध्यम से। इसके अलावा इसी की सिफारिश पर, हर्टोग समिति की सिफारिश पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी 1935 में। यहाँ पे ईयर ये वाला इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1935 में की गई थी और किसके माध्यम से की गई थी, तो हर्टोग समिति के माध्यम से, जो कि 1929 में बनी थी। नेक्स्ट बात करते हैं वर्धा योजना, ये 1937 में आई थी वर्धा योजना। और ये वर्धा योजना किस तरह से बनी थी, तो महात्मा गांधी का हरिजन जो उनका पत्र था उसमें कई लेख वगैरह शिक्षा से संबंधित छपते थे। इसके अलावा जो महात्मा गांधी थे उनकी अलग अलग शिक्षा की नीतियां अपनी अलग अलग लेखों में वो छापते थे, तो इनको इकट्ठा करके ये वर्धा योजना आई थी। और इसको पेश किसने किया था, तो जाकिर हुसैन ने इसको पेश किया था। ये योजना थी महात्मा गांधी की, पेश किया था जाकिर हुसैन ने। और इसमें क्या क्या कहा गया था, तो 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात गांधी जी ने कही थी वर्धा योजना के तहत। इसके अलावा यहाँ पे माध्यम, जो शिक्षा का माध्यम होगा वो केवल मातृभाषा में दी जाएगी शिक्षा। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी वगैरह में नहीं होगा, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी वर्धा योजना के हिसाब से। इसके अलावा जिसकी रुचि जिस व्यवसाय में होगी उसको उसी की शिक्षा दी जाएगी। रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा का भी इसमें प्रावधान उन्होंने किया था वर्धा योजना में, लेकिन ये लागू नहीं हो पाई। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध आ गया था, इसलिए ये लागू नहीं हो पाई थी किसी भी तरह से। अंग्रेज लागू भी नहीं करना चाहते थे। वैसे वर्धा योजना जो है गांधी जी की थी, 1937 में आई थी। नेक्स्ट बात करेंगे सार्जेंट आयोग, ये लॉर्ड वेवेल के टाइम पे आया था। लॉर्ड वेवेल जब गवर्नर था 1944 में आई थी सार्जेंट योजना। यहाँ पे अध्यक्ष कौन था, तो जॉन सार्जेंट जो है इसके अध्यक्ष थे। इसमें जो बात कही गई थी 6 से 11 वर्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, गांधी जी की एक बात इसमें मानी गई थी। उन्होंने 7 से 14 कहा था, लेकिन यहाँ पर 6 से 11 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई थी सार्जेंट आयोग के तहत। इसके अलावा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा की भी इसमें बात की गई।
ये जो सार्जेंट योजना के आधार पर शिक्षा थी ये 1947 तक चली, जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया। उसके बाद हमने कई सारी समितियां, कई सारे आयोग गठित किए थे आज़ादी के बाद में। उनमें से देख लेते हैं। राधा कृष्णन आयोग गठित किया गया था 1948-49 में, हमारी आज़ादी के तुरंत बाद, जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसको भी कहा जाता है। ये भी इसका नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। राधा कृष्णन आयोग, यहाँ पे राधा कृष्णन जो है इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका नाम राधा कृष्णन आयोग है। नेक्स्ट यहाँ पे कोठारी शिक्षा आयोग बना था आज़ादी के बाद ही, जो कि 1964 से 66 के बीच में बना था। 64 में ही बना था, 66 में रिपोर्ट सौंपी थी इसने। उसके बाद जो हमारी पहली शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो आई थी 1968 में। 1968 में पहली शिक्षा नीति आई। फिर नई शिक्षा नीति आई, यहाँ पे एक नवीन शिक्षा नीति के नाम से आई, जो कि 1986 में आई थी, राजीव गांधी के द्वारा ये लाई गई थी। फिर हमारी जो रिसेंट में आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि 2020 की है। 2020 की हमारी नई शिक्षा नीति अभी बन गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो के कस्तूरी रंगन है नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष। प्रेस से रिलेटेड एक्ट बने हैं जिसमें कोई प्रतिबंध लगाया गया है प्रेस पर, या फिर समाचार पत्र और पत्रिकाएं जितनी हैं उनके संपादकों के नाम, या फिर किस सन में प्रकाशित हुए थे, कोई उनकी विशेषता हो, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। यूपीपीसीएस में हमेशा पत्र पत्रिकाओं के जो लेखक के नाम होते हैं मैचिंग वगैरह में पूछे जाते हैं, तो ये यूपीपीसीएस आरओ वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट एक्ट आया था प्रेस से रिलेटेड वो था सेंसरशिप वाला एक्ट। अगर सेंसरशिप किसी भी एक्ट में आए तो 1799 में वो आया है। द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799 1799 में आया था, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। इसमें कहा गया था कि जितने भी समाचार पत्र छपेंगे उसमें संपादक का नाम भी लिखा होना चाहिए और मुद्रक का नाम भी लिखा होना चाहिए। स्पष्ट रूप से सभी समाचार पत्रों पर संपादक के नाम और मुद्रक के नाम छपे होने चाहिए। इसके अलावा इसमें कहा गया था कि पत्र को छापने से पहले सरकार का जो सचिव होता था उसको एक कॉपी भेजी जाएगी, जो कि प्री सेंसरशिप के लिए होगी। पहले सरकार को दिखाओ, उसके बाद ही कोई खबर छापो। तो ये था सेंसरशिप एक्ट, जो कि 1799 में आया था। अब 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग जब आया था तो इसने ये जो 1799 वाला सेंसरशिप वाला एक्ट था इसकी कठोरता को कम कर दिया था। कुछ और नियम वगैरह बनाए थे, लेकिन इतना ये कठोर नहीं रह गया था। तो इसको किसने कम किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में। अब पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे गवर्नर जनरल हुए थे जिसने प्रेस को थोड़ा सा उदारता रखा, मतलब प्रेस के लिए थोड़ा सहूलियत रखी थी, तो उसमें एक ये भी था, लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट बात करेंगे द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1823 में आया था। 1818 में तो अभी देखा हमने कि थोड़ा सा उदारवादी नीति आई प्रेस के लिए, लेकिन 1823 में एक एक्ट आया जिसका नाम है द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823। द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 1823 में आया था। और ये किसके टाइम पे आया था? तो जॉन एडम्स के टाइम पे। जॉन एडम्स जब गवर्नर था उसी के टाइम पे ये आया था लाइसेंसिंग वाला एक्ट। पहला वाला जो था वो सेंसरशिप था, ये था लाइसेंसिंग एक्ट। इसमें कहा गया था कि जितने भी मुद्रालय होंगे, जिसमें मतलब प्रेस होते हैं, जो प्रेस जितने भी होंगे उनको पहले से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस लेने की बात कही गई थी 1823 वाले एक्ट में। इसमें कहा गया था बिना लाइसेंस वाला कोई भी प्रेस अगर कोई खबर छापता है या फिर कोई समाचार पत्र छापता है तो उस पर 400 रुपये का जुर्माना लगेगा या फिर उसको कारावास दिया जाएगा, जेल हो जाएगी। तो ये था लाइसेंस वाला एक्ट 1823 वाला, जॉन एडम्स के टाइम पे। इसके अलावा इसमें कहा गया था कि जो भी लाइसेंस आपको, किसी प्रेस को अगर लाइसेंस मिल गया है तो गवर्नर जनरल जब भी चाहे उस लाइसेंस को रद्द कर सकता है, या फिर जब भी चाहे कोई प्रार्थना पत्र मांग सकता है वापस से कि आप जो है फिर से लाइसेंसिंग अपनी रजिस्टर करिए। तो इस तरह के जो इसमें रूल्स थे, लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 जॉन एडम्स के टाइम पे। और इसी 1823 वाले एक्ट के थ्रू ही राजा राम मोहन राय का जो एक अखबार छपता था मिरातुल अखबार, उसका प्रकाशन बंद कर दिया गया था इसी 1823 के एक्ट के द्वारा। आगे बात करेंगे 1823 के एक्ट को खत्म करने वाला कौन था? तो इनका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन था, या फिर स्टेटमेंट में आ जाता है तो चार्ल्स मेटकॉफ थे। इन्होंने अपना एक एक्ट भी बनाया था जिससे इंडियन प्रेस को थोड़ा लिबरल बनाया जा सके। तो इस एक्ट का नाम क्या था? द लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस। सीधा सीधा नाम भी यही सेम था, द लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस। किसके द्वारा लाया गया था? तो चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा इसे लाया गया था। इसमें कहा गया था, इस एक्ट के थ्रू कहा गया था कि केवल जहाँ पे प्रेस है उसका एड्रेस होना चाहिए, प्रेस का एड्रेस इस पर लिखा होना चाहिए समाचार पत्र पे, और बाकी सभी के नाम इसमें जरूरी नहीं होते थे। तो यह हो गया ये वाला जो एक्ट था, ये लिबरेशन एक्ट। ये चला था 1857 तक, 1857 तक। उसके बाद जब क्रांति हुई थी उस टाइम पे 1 साल के लिए सभी तरह के प्रेस को बैन कर दिया गया था, क्योंकि राष्ट्रवादी नीतियां जो चलती थी, जिससे जो अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवादियों को भड़काती थी, भारतीयों को भड़काती थी, उनको पूरी तरह से कंपनी के द्वारा बैन कर दिया गया। आगे एक एक्ट आता है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 में आया था, जॉन लॉरेंस के द्वारा ये लाया गया था, जॉन लॉरेंस के द्वारा 1867 में रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसमें कहा गया था कि संपादक का नाम भी लिखा होना चाहिए, प्रकाशक का नाम भी, और
और एड्रेस तीनों यहाँ पे लिखने की ज़रूरत थी इस वाले एक्ट के थ्रू, रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू, जो कि जॉन लॉरेंस के टाइम पे लाया गया था। इसमें पुस्तक अगर कोई छापनी तो उसकी पहली प्रति जो है सरकार को देनी पड़ती थी, उसके बाद ही कोई पुस्तक जो है छप पाती थी। अगर वो सरकार के खिलाफ बोलती थी वो पुस्तक तो उसको छापने की अनुमति नहीं होती थी। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। नेक्स्ट बात करेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि काफ़ी फेमस है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पूरी तरह से बंद कर देता है स्वतंत्रता को प्रेस की, और ये आया था 1878 में, 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। लॉर्ड लिटन का एक्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है और इसी अधिनियम को कहा जाता है मुंह बंद करने वाला अधिनियम। मुंह बंद करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। इस एक्ट में जो है हिंदी और अंग्रेजी के जो समाचार पत्र होते थे उनके साथ विभेद किया गया। जो हिंदी के समाचार पत्र होते थे उन पे ज़्यादा निगरानी रखी जाती थी, इसीलिए जो है बहुत सारे समाचार पत्रों को अपना जो छापने का मीडियम है, मतलब हिंदी का इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ा था। उसमें कई सारे प्रमुख अखबार भी थे। इसके अलावा कई मामले इसमें दर्ज किए गए। सोम प्रकाश पर जो भारत मिहिर छपता था, सहचर छपता था, इसमें सबके खिलाफ यहाँ पर मुकदमे दर्ज किए गए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, जो कि 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। नेक्स्ट बात करेंगे ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। इसने भी अच्छा काम किया था। लॉर्ड रिपन ने काफ़ी भारतीयों के सहयोग में इसने कई काम किए थे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने का काम भी इन्हीं का था, लॉर्ड रिपन का। और इन्हीं के टाइम पे जो हमारी जनगणना है, भारत की जनगणना, वो लगातार कंटिन्यूअसली हर 10 साल पे होने लगी थी। वैसे लॉर्ड मेयो के टाइम पे 1872 में चालू हुई थी, 1881 से जो है ये लगातार 10-10 साल पे होने लगी। नेक्स्ट बात करेंगे द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में आया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, और इसमें जो हिंसात्मक प्रेरणा देने वाले समाचार पत्र थे उनको जब्त कर लिया गया था। तो कर्जन ने भी बहुत खिलाफ बोला था प्रेस के। तो न्यूज़पेपर एक्ट कर्जन के टाइम पे आया था 1908 में। फिर एक आया था 1910 में द इंडियन प्रेस एक्ट, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की तरह ही 1910 में, ये भी एक बहुत बेकार एक्ट था, घिनौना एक्ट था, इंडियन प्रेस एक्ट 1910 वाला। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट, जो कि 1931 में आया था, 1931 में आया था। और ये एक तरह का संशोधन था, जो कई तरह के इसमें संशोधन वगैरह किए गए थे। इमरजेंसी पावर्स एक्ट ये आया था 1931 में। यहाँ पे केवल आपको ईयर याद रखना है, 1931 में आया था इमरजेंसी वाला एक्ट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक और आया था जो आज़ादी के बाद आया 1951 में, बहुत सारे संशोधनों के बाद। इसका नाम क्या था? द प्रेस ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट। जहाँ जो भी चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल थी उसको यहाँ पे केवल बैन कर दिया गया था, बाकी सभी चीज़ें लगातार वैसे ही चल रही थी। आगे बात करेंगे अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमेशा कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, कुछ टाइम तक ही ये चला था, बाद में इसको हटा दिया गया था। ये मतलब बंगाल गजट काफ़ी टाइम तक ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसका एक और नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर ये एक साप्ताहिक पत्र था, 1780 में छापा गया था जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। ये एक आयरिश व्यक्ति थे, आयरलैंड के व्यक्ति थे, जेम्स अगस्टस हिक्की। कलकत्ता में छापा गया था 1780 में बंगाल गजट। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो प्रमुख है वो है इंडिया गजट। 1887 में आया था, कलकत्ता में छापा गया था। हेनरी विवियन डेरोजियो जो है इससे संबंधित थे। इंडिया गजट से 1887 में ही आया था। यहाँ पे सिर्फ उतनी चीज़ें मैंने लिखी हैं जितनी इंपॉर्टेंट है। कोई कोई ऐसा पत्र है जिसके जो संपादक हैं उनके नाम इतना स्पष्ट नहीं है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और पूछे भी नहीं जाते, तो वहाँ पे वो चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मद्रास कुरियर, ये 1784 में आया था मद्रास में। मद्रास का पहला ये समाचार पत्र था मद्रास कुरियर। एक आता है बॉम्बे हेराल्ड, यह आया था 1789 में, बम्बई में छापा गया था और ये बम्बई का पहला पत्र था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि जो अभी हमने देखा था बंगाल गजट पूरे इंडिया का पहला था, मद्रास कुरियर मद्रास का पहला था, बॉम्बे हेराल्ड जो है बम्बई का पहला था। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन हेराल्ड की, 1795 में आया था, मद्रास का था ये, और आर विलियम्स ने इसे छापा था। जहाँ पे लेखक का नाम लिखा है, संपादक का नाम लिखा है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इंडियन हेराल्ड किससे संबंधित है? तो आर विलियम्स से। नेक्स्ट आता है दिग्दर्शन, ये 1818 में आया था, ये प्रथम बंगाली मासिक था, प्रथम बंगाली मासिक था दिग्दर्शन। इसके अलावा संवाद कौमुदी, ये बंगाली साप्ताहिक था, हरिश्चंद्र के द्वारा ही छापा गया था 1818 में कलकत्ता में। नेक्स्ट है यहाँ पर मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय का ये अखबार है मिरातुल अखबार, 1821 में ही छापा गया था। फारसी का ये जनरल था। पूछा जा सकता है मिरातुल अखबार किस भाषा में छपता था? तो फारसी में छपता था। जाम ए जहानुमा 1822 में, ये भी राजा राम मोहन राय का था, ये उर्दू का पहला अखबार था, जाम ए जहानुमा। नेक्स्ट है बंगदूत, ये 4 भाषाओं में छपता था, अंग्रेजी में भी, बंगाली में भी, फारसी में भी, हिंदी में भी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बंगदूत, कौन कौन सी भाषाओं में छपता था? अंग्रेजी, बंगाली, फारसी और हिंदी। 1822 में आया था, कलकत्ता में छापा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको स्पीड तेज लगे तो इसको स्लो कर लीजिएगा, उसमें स्लो का भी ऑप्शन आता है। नेक्स्ट है बॉम्बे समाचार, ये 1822 में आया था, राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इसको छापा गया था। गुजराती का ये पहला समाचार था बॉम्बे समाचार।
नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट इंडियन, ये भी एक समाचार पत्र था। इससे ये किससे संबंधित था, तो हेनरी विवियन डेरोजियो से संबंधित था ईस्ट इंडियन। फिर आता है राष्ट्रगोप्तार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रगोप्तार, ये गुजराती पाक्षिक था। 1851 में ये छापा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यहाँ पे ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रगोप्तार दादा भाई नौरोजी का था। 1851 में छापा गया था, यहाँ पे ईयर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदू पैट्रियट जो है 1853 में 1853 में आया था। ये गिरीश चंद्र घोष और बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा ये संपादन इसका किया गया था, हिंदू पैट्रियट का, गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी। सोम प्रकाश ये 1858 में आया था, द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा इसका संपादन किया गया था सोम प्रकाश का। फिर आता है इंडियन मिरर, 1862 में आया था, देवेंद्र नाथ टैगोर का ये समाचार पत्र था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसका संपादन किया था। फिर आती है बंगाली पत्रिका 1862 में, इसके संपादक कौन थे, तो गिरीश चंद्र घोष थे। और बाद में 1879 में, यहाँ पे ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, 1879 से जो बंगाली पत्रिका थी इसके संपादक कौन बन गए थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बन गए थे। गिरीश चंद्र घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोनों का संबंध बंगाली पत्रिका से। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल पेपर, ये 1865 में आया था, देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इसके संपादक थे नेशनल पेपर के। फिर आता है मद्रास मेल, ये जो है प्रथम संध्या पत्र था, मतलब ये शाम को आता था। मद्रास मेल 1868 में प्रकाशित हुआ था। फिर आती है अमृत बाजार पत्रिका, इसने भी अपना रातों रात अपना जो लैंग्वेज है उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया था। 1868 में इसका संपादन शुरू हुआ था। इससे रिलेटेड थे शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। नेक्स्ट बात करते हैं बंग दर्शन की, बंगाली पत्रिका थी बंग दर्शन, 1873 में इसका प्रकाशन हुआ था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन स्टेटमेंट, इसका जो है 1875 में प्रकाशन हुआ था। रॉबर्ट नाइट जो है इसके संपादक थे। इंडियन स्टेट्समैन के संपादक रॉबर्ट नाइट। नेक्स्ट बात करते हैं द हिंदू, एक साप्ताहिक था जो कि मद्रास में प्रकाशित होता था 1878 में। और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, तो जीएस अय्यर, राघवाचार्य, इसके अलावा सुब्बाराव पंडित। तीनों लोग अय्यर, सुब्बाराव पंडित और राघवाचार्य इससे संबंधित हैं द हिंदू से। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिब्यून पत्रिका, ये 1881 में आई थी, लाहौर से इसका संपादन किया गया था। और इसके संपादक कौन थे, तो दयाल सिंह मजीठिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाम, दयाल सिंह मजीठिया। किसके संपादक थे, तो ट्रिब्यून के, जिसका संपादन कहाँ से हुआ था, तो लाहौर से हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं केसरी और मराठा पत्रिका। केसरी मराठी में प्रकाशित होती थी और मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। केसरी जो थी ये दैनिक पत्र था और मराठा एक साप्ताहिक पत्र था। दोनों के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। 1881 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा स्वदेश मित्रम तमिल में एक पत्रिका थी, इसके संपादक भी बाल गंगाधर तिलक थे। तो केसरी, मराठा और स्वदेश मित्रम तीनों बाल गंगाधर तिलक की पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं। नेक्स्ट बात करेंगे युगांतर। युगांतर किसका है, तो 1886 में आया था, विपिन चंद्र पाल का युगांतर। ये जो है युगांतर, संध्या काल, वंदे मातरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में मैचिंग में से क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएस में। युगांतर जो है इसके संपादक हैं विपिन चंद्र पाल। संध्या के हैं वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जो है संध्या के संपादक हैं। 1906 में ये पत्रिका का संपादन किया गया था। नेक्स्ट आता है जो समाचार पत्र, वो है काल, जिसका संपादन 1906 में ही किया गया था ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने काल का संपादन किया था। वंदे मातरम का संपादन लंदन से किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तलवार का जो है भीकाजी कामा के द्वारा किया गया था पेरिस से। फ्री हिंदुस्तान का वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा बर्लिन से किया गया था। इसके अलावा गदर का तारकनाथ दास द्वारा किया गया था वैंकूवर से, जो गदर कमेटी थी उसी के द्वारा। नेक्स्ट है बंदी जीवन, एक किसका है, तो सचिंद्र सान्याल का। ये कई बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। क्विजेज वगैरह भी हम ग्रुप में कर लेंगे। लीडर की बात करें तो मदन मोहन मालवीय ने इसका संपादन किया था। लीडर का कई बार पूछा जा चुका है लीडर। बहिष्कृत भारत, ये मराठी पाक्षिक है, मतलब 15-15 दिन पे ये आता था, तो BR अम्बेडकर के द्वारा इसका संपादन किया गया था। अल हिलाल और अल विलाग, ये जो है अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिकाएं, अल हिलाल और अल विलाग। नेक्स्ट है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट के पत्र हैं। फिर आता है यंग इंडिया, जो कि गांधी जी का पत्र है। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पर भी व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह, क्विजेज वगैरह सब प्रोवाइड कर दी जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।